हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज है आपका लेक्चर नंबर 4। तो बहुत बढ़िया से रेडी हो जाइए एवरीवन। 3 मंथ फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 कहीं अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन, क्योंकि क्लासेस आपकी 17 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं। जो क्लासेस आपकी यहाँ पर देखिए मिस हो गई हैं वो बिल्कुल आप रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे प्रेप आईएएस के यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो कहीं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए एवरीवन, ताकि जब भी यहाँ पर कोई सेशन होते हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लास्ट सेशन में देखिए क्लॉक हमने स्टार्ट किया था, बट क्लॉक का जो लास्ट यहाँ पर एक टॉपिक है फास्ट एंड स्लो क्लॉक, वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो बिल्कुल आज हम जो प्रीवियस सेशन का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम आगे चलेंगे टॉपिक्स में, लाइक रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ठीक है एवरीवन, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक के बाद आगे जाएंगे रैंकिंग में, रैंकिंग के बाद आगे जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में। तो मैं यहाँ पर देखिए लास्ट क्लास में जो क्लॉक का टॉपिक है उसके कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं, ताकि सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया से याद आ जाए। चलिए देखिए एवरीवन, क्लॉक के बारे में जो भी चीजें हमने पढ़ी थी वो फटाफट से हम रिवाइज कर लेंगे। देखो क्लॉक के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि क्लॉक में हमको यहाँ पे सिर्फ दो हैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट इज आवर हैंड, फर्स्ट इज आवर हैंड एंड सेकेंड इज मिनट हैंड। जिसका लेंथ कम होता है वो होता है आपका आर हैंड, जिसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है वो होता है आपका मिनट हैंड। अब यहां पर सबसे पहले इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मिनट स्पेसेस। तो मिनट स्पेसेस क्या होते हैं एवरीवन? क्लॉक को देखिए आप, क्लॉक को यहां पर जो है 60 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो 60 यहां पर है वो सर्कमफ्रेंस को 60 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं सर्कमफ्रेंस में, जो 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो दो डॉट के बीच का स्पेस है उसे हम बोलते हैं मिनट स्पेसेस। मतलब कहीं मिनट हैंड 1 मिनट स्पेस कवर करता है तो 1 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मिनट स्पेस। इसी तरीके से देखा जाए तो पूरे क्लॉक में होते हैं आपके पास में 60 मिनट स्पेसेस। ठीक है एवरीवन, द फेस और डायल ऑफ ए वॉच इन अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मिनट स्पेसेस। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे देखिए। इसके बाद में मैंने आपको और क्या क्या चीजें बताई थी, थोड़ा शॉर्ट में मैं फटाफट से आपको बता देता हूं एवरीवन, कि जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल करता है? 1 मिनट में ट्रैवल करता है 6 डिग्रीज। ये आपको मेनली याद रखना है, कहीं 1 मिनट का आपको पता है तो बाकी सारे मिनट्स का आप यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। देन इसी तरीके से आर हैंड की बात करें तो जो आर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना डिग्रीज ट्रैवल करता है? 1.5 डिग्रीज। ठीक है, 0.5 डिग्रीज ट्रैवल करता है आपका आर हैंड 1 मिनट में। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, एंगल टू टाइम, टाइम टू एंगल। तो ये दो हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे। थर्ड जो है स्लो एंड फास्ट, ये आपका यहाँ पर रिमेनिंग बच गया था। तो आज हम यहाँ पर सेशन में स्लो एंड फास्ट क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कंसेप्ट यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए तो बिल्कुल आगे आ जाइए एवरीवन। ये एंगल टू टाइम मैंने आपको पूरा लास्ट सेशन में समझा दिया था बहुत बढ़िया से, कि वो 24 आवर्स में 22 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं, 22 टाइम्स ऑपोजिट आते हैं और 44 टाइम्स एक दूसरे से राइट एंगल में होते हैं। ठीक है एवरीवन, और ये था आपका यहाँ पर गेन का सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, कि 1 मिनट का जो गेन होता है, 1 मिनट का जो गेन होता है वो 12/11 मिनट्स में होता है। ठीक है एवरीवन, ये सब कुछ हमने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ है एवरीवन। चलो तो इसके बाद में मैं थोड़ा सा आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में बेसिक बता दूं। स्लो एंड फास्ट क्लॉक। ठीक है एवरीवन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक रॉन्ग क्लॉक आपको गिवन होता है। रॉन्ग क्लॉक मतलब जो एग्जैक्ट एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंगली यहां पे ना चलता हो, थोड़ा फास्ट हो या फिर थोड़ा स्लो हो। समझ लीजिए एक क्लॉक है वो हर मिनट में, ठीक है, हर मिनट में 1 सेकेंड आगे चल जाता है ना। जैसे दो क्लॉक आपके पास में है, एक यहाँ पर करेक्ट क्लॉक है जो एग्जैक्टली हमेशा करेक्ट टाइम बताता है, और एक क्लॉक यहाँ पर जो है वो हर मिनट में क्या होता है, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पर 1 सेकेंड एक्स्ट्रा आगे आ जाता है। तो इस राइट क्लॉक में कहीं 1 मिनट होगा। ठीक है, स्टार्ट जब हम करेंगे दोनों क्लॉक को एक साथ में, तो राइट क्लॉक में 1 मिनट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट 1 सेकेंड हो जाएगा। यहां जब 2 मिनट होगा करेक्ट क्लॉक में, तो यहां क्या होगा, 2 मिनट
2 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ऐसे कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको यूज करने पड़ेंगे एवरीवन। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक बार देखते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पर किस तरीके से आते हैं, कैसे हम उसको क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो क्लॉक देखो यहाँ पर या तो फास्ट हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है, बट क्वेश्चंस के जो यहाँ पर टाइप्स पूछे जाते हैं वो भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। दो टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए एवरीवन पूछे जा सकते हैं। कहीं आपको एक्चुअल टाइम दिया गया है, एक्चुअल टाइम मतलब रियल टाइम आपको दिया है, रॉन्ग टाइम जो है, रॉन्ग क्लॉक का जो टाइम है वो आपको यहां पर बताना होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉन्ग टाइम आपको गिवन हो, रॉन्ग टाइम आपको यहां पर गिवन हो, एक्चुअल आपको यहां पर फाइंड आउट करके बताना हो, ऐसा भी हो सकता है एवरीवन। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आज हम यहां पर बहुत बढ़िया से देखने वाले हैं। चलते हैं आगे, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है एवरीवन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं कंप्लीट आपको देता हूं पहले 1 मिनट का कंप्लीट टाइम, ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से रीड करें, समझें, देन इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है, बिल्कुल बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा और बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए डन है एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को। अब एक बार रीड करते हैं, समझते हैं। ए वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट and was set right at 8 a.m. What time will it show at actual 10 p.m. of the same day? That means आपको देखो एक्चुअल टाइम आपको यहां पर गिवन है, एक्चुअल टाइम जो है वो आपको यहां पर गिवन है 10 p.m. आपको जो रॉन्ग क्लॉक का टाइम होगा वो आपको बताना है कि रॉन्ग क्लॉक में अभी इस टाइम पे, एक्चुअल टाइम जब 10 p.m. होगा तो रॉन्ग क्लॉक में क्या टाइम आपको शो हो रहा होगा, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखिए, ए वॉच गेन 5 सेकेंड इन एवरी 3 मिनट, हर 3 मिनट में जो रॉन्ग क्लॉक है वो 5 सेकेंड आगे चलती है। तो एक बात समझिए एवरीवन कि कहीं वो 3 मिनट में, 3 मिनट्स में 5 सेकेंड्स गेन करती है, दैट मीन्स 30 मिनट्स में कितना गेन करेगी, 50 सेकेंड्स गेन करेगी ना। मैंने 3 मिनट में भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 सेकेंड्स में भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया, सो 30 मिनट्स में वो 50 सेकेंड्स यहां पर गेन करने वाली है। ठीक है, चलो आप कहीं 50 सेकेंड्स का मुझे यहां पर पता है ना, तो यहां पर मैं काम करता हूं, 30 मिनट को मैं लिख लेता हूं 60 मिनट। 60 मिनट मतलब क्या, 1 आवर है ना। 60 मिनट मतलब क्या होगा, 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर में कितना गेन होगा एवरीवन, 100 सेकेंड्स गेन हो जाएंगे ना। मतलब जो रॉन्ग क्लॉक है वो हर एक घंटे में 100 सेकेंड आगे चलेगी, हर एक घंटे में 100 सेकेंड आगे चलेगी। अब देखो, आपने क्लॉक को कब सेट किया, 8 AM पे, सुबह 8 बजे। अब आप पूछ रहे हैं कि जब एक्चुअल टाइम 10 PM होगा तो रॉन्ग क्लॉक में कितना टाइम दिखाएगा। ठीक है एवरीवन, तो आप देखिए कि जो एक्चुअल जो घड़ी है, जो सही घड़ी है, वो यहां पर 14 आवर्स ट्रैवल कर रही है ना, 14 आवर्स। ठीक है एवरीवन, तो देखो एक घंटे में जो रॉन्ग क्लॉक है वो 100 सेकेंड्स का गेन करती है, तो 14 आवर्स में वो कितना गेन करेगी, 1400 सेकेंड्स गेन करेगी कि नहीं। बिल्कुल मैं करेक्ट बोल सकता हूं ना, 14 घंटे में 1400 सेकेंड गेन करेगी कि नहीं करेगी। तो मतलब करेक्ट आंसर जो मेरा यहां पर आएगा वो क्या आएगा, 10:14 सेकेंड, ये होगा एग्जैक्ट मेरा रॉन्ग क्लॉक का टाइम। अब 1400 सेकेंड को क्या मैं मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं एवरीवन। तो यहां पर 1400 को हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं एवरीवन।
60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका ये 23.33। इसका मतलब आपका आंसर यहां पर जो आएगा करेक्ट, वो आंसर क्या आ जाएगा 10:23:20 सेकेंड्स। ये आ जाएगा आपका रॉन्ग टाइम का क्लॉक। मतलब सही वॉच में, सही घड़ी में, सही क्लॉक में कहीं एक्चुअल टाइम 10 PM होगा तो रॉन्ग क्लॉक में होगा 10:23:20 ठीक है एवरीवन, क्योंकि हर 3 मिनट में वो 5 सेकेंड आपका गेन करती है, तो 1400 सेकेंड गेन करेगी आपके 14 घंटे में। अब 1400 सेकेंड को मैंने क्या कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या बोल सकते हैं कि आपको एक्चुअल टाइम गिवन था, आपको रॉन्ग टाइम जो है वो निकालना था, बट इसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि रॉन्ग टाइम दिया जाए, एक्चुअल टाइम आपको निकालना हो। बट उससे पहले, उस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा एवरीवन कि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था वो आपका गेन का क्वेश्चन था, कि यहां पर हर 3 मिनट में वो 5 सेकंड गेन कर रहा था। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। रिवर्स मतलब हर 3 मिनट में वो 5 सेकंड लूज करे, तो फिर क्या होगा, आपको यहां पर क्वेश्चन जो पैटर्न है वो सेम ऐसे ही बनाना होगा कि 3 मिनट में 5 सेकंड वो कम चलता है तो 30 मिनट में 50 सेकंड कम चलेगा, 1 घंटे में 100 सेकंड कम चलेगा तो 14 घंटे में आपका 1400 सेकंड कम चलेगा। मतलब आपको फिर 10 बजे में क्या करना पड़ता, 23 मिनट 20 सेकंड आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता जब वो वहां पर जो वॉच है वो लूज कर रहा होता। बस इतना डिफरेंस आता। ठीक है एवरीवन, बट थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अब देखो आपको यहां पर रॉन्ग टाइम दिया है, आपको रॉन्ग टाइम दिया है, आपको एक्चुअल टाइम यहां पर बताना है। ठीक है एवरीवन, देखो एक बार रीड करते हैं। ए वॉच गेन्स 10 मिनट इन एवरी आवर, हर एक घंटे में वो 10 मिनट गेन करते हैं। एंड वॉज सेट राइट एट 8 AM, what was actual time when it was showing 10 PM of the same day। मतलब रॉन्ग जो क्लॉक है वो 10 PM शो कर रही है, तो जो एक्चुअल टाइम क्या होगा वो मुझे बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी कंप्लीट मैं आपको देता हूं एवरीवन 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, समझिए, फिर हम इसको यहां पर बहुत बढ़िया से बनाना स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे। बट उससे पहले एक बार आप यहां पर ये सारी चीजें को देख लीजिए, रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए डन एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोगों ने, तो बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में हम यहां पर अपना कंप्लीट क्वेश्चन एवरीवन। ए वॉच गेन्स 10 मिनट इन एवरी आवर। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, दो क्लॉक ले लेते हैं। एक हमने यहां पर देखिए राइट क्लॉक ले लिया जो हमेशा सही टाइम बताती है, दूसरा हमने यहां पर रॉन्ग क्लॉक ले लिया जो हर घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। मतलब देखो यहां पर 1 आवर होगा तो यहां पर होगा 1 आवर 10 मिनट, यहां 2 आवर होगा तो यहां पर क्या होगा 2 आवर 20 मिनट हो जाएगा। इस तरीके से चलने वाला एवरीवन। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना है, आपको बोला गया है कि दोनों क्लॉक को सुबह 8 बजे सेट कर दिया गया। अब रॉन्ग क्लॉक है जो 10 PM शो कर रही है, तो जो करेक्ट क्लॉक है वो यहां पर कितना शो करेगी, आपको ये बताना है। ये राइट क्लॉक है, ये रॉन्ग क्लॉक है। देखिए यहां पर जब 1 आवर होता है तो सेकेंड क्लॉक में क्या होता है, 1 आवर 10 मिनट होता है। अब 1 आवर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/6 लिख सकता हूं ना एवरीवन, 1/6 आवर्स लिख सकता हूं ना। तो 1 आवर यहां पर होगा तो यहां पर होगा आपका 7/6 आवर्स, ऐसा कंप्लीट लिख सकता हूं क्या, इतना समझ में आया क्या एवरीवन।
करेक्ट क्लॉक में कहीं 1 घंटे कंप्लीट होते हैं, 1 आवर कंप्लीट होता है, तो जो रॉन्ग क्लॉक है जो 10 मिनट आगे चलता है हर घंटे में, उसमें 7/6 आवर्स होते हैं। ऐसा लिख सकता हूं। बट मैं कहीं ऐसा निकालना चाहूं कि यहां पर रॉन्ग क्लॉक में कहीं 1 आवर कंप्लीट हो, तो जो करेक्ट क्लॉक है उसमें कितना कंप्लीट होगा? कितना कंप्लीट होगा? 6/7 आवर्स कंप्लीट होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? ये मेन पॉइंट आपको समझना है एवरीवन, ये पॉइंट आपको मेनली यहां पे समझना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से ये पॉइंट समझाता हूं। देखो, 2 क्लॉक हमारे पास में, एक करेक्ट क्लॉक है जो हमेशा करेक्ट टाइम बताती है, दूसरी रॉन्ग क्लॉक है जो हर घंटे में, हर आवर में 10 मिनट एक्स्ट्रा वहां पर टाइम बताती है। तो पहले 1 घंटे में जो रॉन्ग क्लॉक है वो कितना टाइम बताएगी? आपकी 1 + 1/6 आवर्स, दैट मीन 7/6 आवर्स। ठीक है, बट कहीं मैं रॉन्ग क्लॉक को 1 आवर देखूं, कहीं रॉन्ग क्लॉक कहीं 1 घंटा कंप्लीट करती है, तो जो राइट क्लॉक है वो कितना कंप्लीट करती होगी? 6/7 आवर्स कंप्लीट करती होगी। बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूं ना। अब एक बात समझिए कि आपको यहां पर बोला गया है कि जो रॉन्ग क्लॉक है उसमें टाइम हो गया आपका कितना? टाइम हो गया यहां पर आपका 10 PM। 10 PM मतलब कितने घंटे हो गए? 14 आवर्स हो गए ना, 14 आवर्स। तो रॉन्ग क्लॉक में देखो, पहले 8 AM से अब यहां पर हो गए 10 PM, मतलब 14 आवर्स यहां पर हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखिए राइट क्लॉक में 1 आवर में होता था 7/6 आवर्स। ठीक है, बट जब रॉन्ग क्लॉक में 1 आवर होता था तो राइट में होता था 6/7। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 6/7 इंटू 14, तो 7 से यहां पर 14 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12 आवर्स। इसका मतलब मुझे यहां पर क्या समझ में आया एवरीवन? जब रॉन्ग क्लॉक में होगा 14 आवर्स, तो करेक्ट क्लॉक में होगा सिर्फ 12 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आया कि जब रॉन्ग क्लॉक में आपके 10 बज रहे होंगे, तो जो करेक्ट क्लॉक है उसमें बज रहे होंगे आपके 8 PM। ठीक है एवरीवन, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर आ जाएगा 8 PM। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आंसर जो आएगा आपका यहां पर क्या आ जाएगा? 8 PM आ जाएगा। अब देखो एक बात समझो एवरीवन, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रॉन्ग क्लॉक है वो हर 1 घंटे में 10 मिनट का गेन करता है। ठीक है एवरीवन, तो आप देखो मैंने यहां पर अभी आंसर क्या निकाला कि जब रॉन्ग क्लॉक में 10 PM हो रहा होगा तो करेक्ट क्लॉक में 8 PM हो रहा होगा, ऐसा मैंने आंसर निकाला। मतलब करेक्ट क्लॉक में 12 घंटे होंगे तो रॉन्ग क्लॉक में 14 घंटे होंगे। बिल्कुल, ये देखो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। जब करेक्ट क्लॉक में 12 घंटे होंगे मतलब 12 आवर्स होंगे, तो 120 मिनट्स वो और आगे चलेगा ना रॉन्ग क्लॉक, क्योंकि हर 1 घंटे में 10 मिनट, तो 12 आवर्स में कितना होगा? 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स मतलब क्या होगा? 2 घंटे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है एवरीवन, मतलब करेक्ट क्लॉक में 8 PM होगा तो रॉन्ग क्लॉक में होगा आपका 10 PM। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल ऐसे ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कि जब आपको रॉन्ग टाइम दिया होगा तो एक्चुअल कैसे निकालना होगा। तो दोनों हमने देखो यहां पर सीख लिया कि एक्चुअल दिया है तो रॉन्ग टाइम कैसे निकालना है, और रॉन्ग टाइम दिया होगा तो एक्चुअल टाइम हमको कैसे निकालना है। अब ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है एवरीवन, ये क्वेश्चंस कभी मत भूलिएगा, ये कंसेप्ट्स कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके सीसेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। बिल्कुल, इसके बाद में एवरीवन देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो बिल्कुल पूरे कंप्लीट बेसिक्स से हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि ऑर्डर एंड रैंकिंग का मीनिंग क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, और कैसे आप इजिली यहाँ पर बहुत बढ़िया से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, टॉपिक के नेम से हमें क्या समझ में आता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग। रैंकिंग मीन्स व्हाट? पोजीशन अलॉट करना, किसी भी चीज की पोजीशन अलॉट करना, उसे हम क्या बोल सकते हैं? रैंकिंग बोल सकते हैं। एंड किसी भी चीज की आप रैंकिंग कब कर पाएंगे? जब वो चीजें आपकी एक ऑर्डर में हो, एक वेल सीक्वेंस में हो, एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में हो, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो इस पूरे टॉपिक में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कहां रैंकिंग आपको अलॉट करनी है या रैंकिंग दी हुई है, तो बाकी जो चीजें पूछी गई है वो कैसे आप यहां पर फाइंड आउट करेंगे। कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पर देख लीजिए एवरीवन। सबसे फर्स्ट हमारे पास में है फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन। फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन मींस किसी भी पर्सन का रैंक आपको फाइंड आउट करना होगा जो भी डेटा गिवन है उसे यूज करते हुए। सेकंड हमारे पास में है फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल। मींस जो भी वहां पर रो में पर्सन है उनका जो भी डेटा आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल वहां पर कितने हैं। थर्ड है हमारे पास में फाइंडिंग नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू पर्सन। अब एक रो में
एक रो में कहीं कुछ पर्सन बैठे हुए हैं और दो पर्सन हमारे पास में ए और बी। मुझे ये बताना होगा कि ए और बी के बीच में कितने पर्सन आने वाले हैं। फोर्थ लिखा गया है फाइंडिंग रैंक ऑफ पर्सन सिटिंग इन मिडिल ऑफ टू पर्सन। अब देखिए ए और बी के बीच में समझ लीजिए एक पर्सन यहाँ पर सी है। अब इस पर्सन सी का रैंक मुझे बताना होगा या तो लेफ्ट कॉर्नर से या फिर राइट कॉर्नर से, ये आ जाएगा फोर्थ कैटेगरी के अंदर। और फिफ्थ देखिए हमारे पास में है रैंक इंटरचेंज ऑफ टू पर्सन। किसी भी दो पर्सन का रैंक इंटरचेंज कर दिया जाए। समझ लीजिए यहाँ पर ए और बी का मैंने एग्जांपल लिया था, ए के प्लेस में बी को बैठा दिया जाए, बी के प्लेस में ए को बैठा दिया जाए, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे रैंक में, टोटल में कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें देखो आपको यहाँ पर देखनी है। तो मैंने यहाँ पर इस टॉपिक के लिए क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं और क्वेश्चन के साथ साथ में हम बेसिक सीखते जाएंगे और क्वेश्चन भी बनाते सीखते जाएंगे कि कैसे फटाफट से विद इन 30 सेकेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं कंप्लीट आपको देता हूं 30 सेकंड्स का टाइम। एक बार आप रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बनाने की भी कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको यहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। यस एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल रीड कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। जो डेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है कहीं वैसा का वैसा आपने अरेंज कर दिया तो आंसर आपके पास बहुत आसानी से आ जाएगा। बट कहीं अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो आपको यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करने में। बट जो डेटा गिवन है कहीं उसे आपने बहुत बढ़िया से अरेंज कर दिया तो आंसर भी आप बहुत बढ़िया से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अनुपम इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ रोशन हु इज 30 फ्रॉम राइट, व्हाट इज रैंक ऑफ अनुपम फ्रॉम राइट। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आया, एक समझ लीजिए मैंने यहाँ पर रो ले लिया। इस रो की हम बात करें तो अनुपम का क्या बोला गया है, अनुपम इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ रोशन। तो सबसे पहले इस रो में क्या करता हूं मैं, रोशन को प्लेस कर लेता हूं। यहां देखिए रोशन को मैंने प्लेस कर लिया। रोशन के लेफ्ट में अनुपम है। अनुपम कौन से पोजीशन पे है, रोशन के सिक्स्थ नंबर पे। अब ये एक बात समझिए एवरीवन, रोशन के लेफ्ट पे जो अनुपम है वो सिक्स्थ लेफ्ट पे है। दैट मींस बीच में यहां पर कितने पर्सन आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 5 प्लेसेस आ जाएंगे। तभी तो देखो ऐसा बोल पाऊंगा कि रोशन के लेफ्ट पे अनुपम 6 नंबर पे, जब बीच में वहां पर कितने पर्सन आएंगे, 5 पर्सन आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखो आगे बोला है हु इज 30 फ्रॉम राइट। हु इज 30 फ्रॉम राइट मतलब जो रोशन है वो 30 नंबर पे है फ्रॉम राइट, 30 फ्रॉम राइट। अब एक बात समझिए, राइट कॉर्नर से देखा जाए तो रोशन का रैंक 30 है, तो रोशन के पहले यहां पर कितने पर्सन आ जाएंगे एवरीवन, 29 आ जाएंगे। मुझे बताना क्या है, व्हाट इज रैंक ऑफ अनुपम फ्रॉम राइट। अब आप देखिए इस राइट कॉर्नर से रोशन कराएंगे 30, 30 से मैं और जाऊंगा अनुपम की तरफ तो 30 के बाद में ये 5 प्लेस आपको दिख रहे हैं, 30 प्लस 5 कितना हो गया 35। दैट मीन्स अनुपम का जो रैंक आएगा राइट कॉर्नर से वो आ जाएगा 36 फ्रॉम राइट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, 36 फ्रॉम राइट। अब इस क्वेश्चन से देखिए बेसिक आपने क्या सीखा, राइट कॉर्नर से रोशन का रैंक गिवन था, मुझे सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ना था 6 प्लेसेस, तो मैं 30 प्लस 6 कर दिया, आंसर आ गया मेरे पास 36। बट रोशन के राइट पे कहीं अनुपम होता तो आपको क्या करना होता, रोशन के फिर राइट पे जाना होता, तो आप क्या करते 30 माइनस करते। क्यों माइनस करते, क्योंकि आप वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो बेसिक आपने ये सीख लिया कहीं सेम डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ऐड करना होगा, रिवर्स हम जाएंगे तो वहां आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए तो उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड बनाइए एवरीवन। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं कंप्लीट आपको देता हूं 30 सेकंड्स का टाइम। एक बार रीड कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए और यहां पर कहीं आपका आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एवरीवन। चलिए 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास में है।
यस चलिए, तो बिल्कुल इसके बाद में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एवरीवन। जैसा आपने फर्स्ट सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड आपको सॉल्व करना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर में यहाँ पर जितने भी पर्सन है वो आपको अरेंज करने हैं। रैंकिंग गिवन है, कुछ रैंकिंग आपको फाइंड आउट करना है, या फिर जो भी आपको चीजें बोली जा रही हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो रीड करते हैं एक बार क्वेश्चन एवरीवन, क्या लिखा गया है। काका इज 9th टू द राइट ऑफ शुभम। तो एक सबसे पहला काम क्या करता हूं, एक रो यहां पर ले लेते हैं हम, एक रो यहां पर ले लेते हैं एवरीवन। इसमें आपको क्या बोला गया, काका इज 9th टू द राइट ऑफ शुभम। तो सबसे पहले इस रो में मैं शुभम को प्लेस कर लेता हूं, यहां आ जाएंगे शुभम। शुभम के राइट में काका है, उनका प्लेस जो दिया है वो क्या गिवन है आपको, 9th टू द राइट ऑफ शुभम। मतलब शुभम और काका के बीच में कितने प्लेस आ जाएंगे, 8 प्लेस आपके यहां आ जाएंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है एवरीवन। आगे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, काका इज 9th टू द राइट ऑफ शुभम, शुभम हु इज 16th टू द लेफ्ट ऑफ साहिल। अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरीवन, साहिल के लेफ्ट में शुभम 16th नंबर पे है। दैट मीन्स साहिल कहां रखना पड़ेगा आपको, यहां कहीं प्लेस करना पड़ेगा आपको साहिल को। साहिल के लेफ्ट में आपके शुभम है और वो भी 16th प्लेस पे है। दैट मीन्स साहिल एंड शुभम के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो एक बात समझिए एवरीवन, साहिल एंड शुभम के बीच में आपके 15 प्लेसेस आने चाहिए। अभी आप देखिए शुभम और साहिल के बीच में आपको ये काका भी दिख रहे हैं और काका शुभम के बीच में 8% भी दिख रहे हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि साहिल शुभम के बीच में 9% अभी आपको पहले से ही दिख रहे हैं। एक हो गए काका और ये हो गए 8%, ये 8% हो गए। तो 9% तो आपके पास पहले से है, 15 होने चाहिए, तो 9 पहले से है, तो रिमेनिंग कितने बच गए आपके पास में एवरेज 6। तो 6 जो है वो कहां आ जाएंगे, साहिल और काका के बीच में आ जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए बिल्कुल बोल सकता हूं ना कि साहिल के लेफ्ट में शुभम कौन से प्लेस पे है, 16th प्लेस पे है, क्योंकि उनके बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 15% आ रहे हैं। ठीक है एवरीवन, बिल्कुल काउंट भी आप कर सकते हैं। देखो ये रहा साहिल, साहिल के लेफ्ट में जाओ 6 के बाद काका 7 के बाद में 8 15 के बाद में शुभम आ जाएंगे 16th प्लेस में। तो यहां तक तो बहुत बढ़िया से हमने ड्रॉ किया है। आगे देखिए क्या बोला गया है, साहिल हु इज 25th फ्रॉम राइट। दैट मींस ये जो आपका राइट कॉर्नर है एवरीवन, राइट कॉर्नर से आपको बोला जा रहा है साहिल का रैंक है 25th फ्रॉम राइट, 25th फ्रॉम राइट। अब देखिए साहिल का रैंक 25th फ्रॉम राइट है, तो राइट से मैं और आगे बढ़ूं तो 6 के बाद में काका आ रहे हैं, तो 25 प्लस 6 31 के बाद में देखो काका का रैंक यहां पर कितना आएगा, 32 फ्रॉम राइट आ जाएगा, 32 फ्रॉम राइट आ जाएगा एवरीवन। ये थोड़ा सा क्लियरली मैं लिख देता हूं, 32 फ्रॉम राइट, ये हो गया आपका 32 फ्रॉम राइट। 32 प्लस 8 कर लीजिए, 32 प्लस 8 हो गया 40, 40 के बाद देखिए शुभम का रैंक यहां आ जाएगा आपका 41 फ्रॉम राइट। अब देखो साहिल काका शुभम तीनों पर्सन का देखो रैंक मैंने आपको यहाँ पे राइट से निकालकर बता दिया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज रैंक ऑफ काका फ्रॉम लेफ्ट इफ टोटल नंबर इज 48। ठीक है एवरीवन, अब काका का रैंक आपको लेफ्ट से निकालना है, बट मैं यहां पर आपके लिए शुभम काका साहिल तीनों का रैंक लेफ्ट से निकाल दे रहा हूं। मुझे टोटल पता है एवरीवन, टोटल मुझे पता है कि इस रो में टोटल पर्सन जो है वो कितने हैं, 48 है। टोटल जो पर्सन यहां पर है हमारे पास में वो 48 है। अब एक बात समझिए, ये जो लेफ्ट कॉर्नर है, इस लेफ्ट कॉर्नर से देखा जाए तो शुभम का रैंक निकालना है, काका का रैंक निकालना है, साहिल का रैंक निकालना है। बट एक बात यहां पर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी होगी कि शुभम के लेफ्ट में कितने पर्सन है। इसके लिए मैं कैसे फाइंड आउट करूं, शुभम का रैंक राइट कॉर्नर से देखिए 41 है और टोटल हमारे पास 48 स्टूडेंट्स हैं। दैट मींस यहां पर कितने पर्सन रिमेनिंग होंगे एवरीवन, यहां पे 7 पर्सन होंगे ना। तभी तो देखिए राइट से 41 हो गया शुभम का, 41 प्लस 7 48 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं शुभम के लेफ्ट में 7 पर्सन होंगे। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर से सारे पर्सन का रैंक यहां पर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लेफ्ट से देखो, लेफ्ट कॉर्नर से 7 के बाद में शुभम आ रहा है, दैट मीन शुभम का रैंक आ जाएगा 8 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर। देन 8 प्लस 8 हो गया 16, तो 16 के बाद काका आ रहे हैं, मतलब काका का रैंक हो जाएगा 17 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है एवरीवन, 17 प्लस 6 हो गया 23, तो यहां पे 23 के बाद में साहिल का रैंक आ जाएगा 24 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है एवरीवन, ये हो गया बहुत बढ़िया से। तो सारे पर्सन का रैंक मैंने देखो यहां पर फाइंड आउट कर दिया, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत बढ़िया से यहां पर फाइंड आउट कर पाए। चलिए तो बिल्कुल यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, 17th
फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर। काका का जो रैंक है वो है 17 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर। चलिए, तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखिए एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं रीड करने के लिए, समझने के लिए। देन बिल्कुल बढ़िया से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, पहले जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए यहाँ पर बहुत बढ़िया से हमने रैंक फाइंड आउट करना सीख लिया कि किसी भी पर्सन का रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो टोटल हम फाइंड करना सीख लेंगे, क्योंकि टोटल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए, तो बिल्कुल रीड कर लीजिए एवरीवन, समझ लीजिए। देन हम आगे चलते हैं, बिल्कुल बढ़िया से यहां पर चीजों को समझेंगे। क्या बोला गया देखिए क्वेश्चन में, इन अ रो आलोक इज 16 फ्रॉम राइट एंड 24 फ्रॉम लेफ्ट, देन व्हाट इज टोटल नंबर। अब देखो, टोटल स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। आलोक का रैंक आपको गिवन है 16 फ्रॉम राइट एंड 24 फ्रॉम लेफ्ट। देखो, एक रो में आपको मैं बनाकर समझाता हूं। एक रो हमने ले लिया, यहां पर रो पे देखो ये है आलोक, ठीक है। आलोक है यहां पर, इनका रैंक दिया है 16 फ्रॉम राइट। दैट मींस आलोक के राइट में यहां पर कितने पर्सन होंगे, 15 होंगे, ठीक है। आलोक का रैंक 16 फ्रॉम राइट हो गया। और लेफ्ट कॉर्नर से देखो क्या रैंक आपको गिवन गिवन है 24 फ्रॉम लेफ्ट। तो आलोक के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे आपके पास में, 23 पर्सन होंगे, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास में। अब आप देखिए, आलोक के लेफ्ट में 23 पर्सन है, आलोक के राइट में 15 पर्सन है। इनको मैं आसानी से ऐड कर सकता हूं ना, 23 प्लस 15 प्लस आलोक, आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम देखो, आप ये भी कर सकते हो कि जो आलोक का रैंक लेफ्ट और राइट गिवन है दोनों दोनों को आप यहां पर ऐड कर दो और -1 कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ लीजिए, मैंने यहां पर आलोक का रैंक जो 24 लेफ्ट था प्लस 16 राइट, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर टोटल हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया ना। बट आप देखिए, आलोक जो है वो 2 बार काउंट हो गया। लेफ्ट में भी देखो, मैंने 24 लेफ्ट में भी आलोक को काउंट किया, 16 फ्रॉम राइट में भी मैंने आलोक को काउंट किया है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 -1 करना होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में 39। करेक्ट आ जाएगा 39। दैट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 39 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है एवरीवन। अब एक बात ये समझिए आप लोग कि यहां पर जो हमने जो फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा। तो देखो, एक फॉर्मूला जो हमने बनाया यहां पर मैं लिख देता हूं एवरीवन, जब भी आपको टोटल निकालना हो तो टोटल कैसे निकालेंगे आप, लेफ्ट रैंक प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 गिव्स टोटल। तो टोटल आपको जब भी निकालना हो एवरीवन, तो आप एक ऐसा प्लेस देखिए जिसका रैंक लेफ्ट और राइट दोनों से गिवन है, दोनों को ऐड करके -1 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा टोटल, ठीक है। सबसे शॉर्ट ट्रिक, इजी मेथड है, आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिए, टोटल आपका आ जाएगा। कहीं आपको अभी भी इसमें डाउट आ रहा है कि -1 हमने क्यों किया, तो मैंने आपको बता दूं कि आलोक का रैंक जो है वो राइट में भी काउंट हुआ, लेफ्ट में भी काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए मैंने -1 किया ताकि वो यहां पर बैलेंस हो जाए, ठीक है एवरीवन। तो कभी भी देखो टोटल निकालना हो तो ऐसे ही आप यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, रोहित रैंक 19 फ्रॉम द टॉप एंड 25th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब यहां पर देखिए, आपको एक रो में लेफ्ट राइट नहीं बोला गया है, आपको टॉप बॉटम दिया है, तो टोटल आपको निकालना है। तो टोटल का यहां पर फॉर्मूला क्या डिड्यूस कर सकता हूं एवरीवन मैं, टोटल इक्वल्स टू टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1, क्योंकि रोहित दोनों में काउंट हुआ होगा। तो टॉप से देखिए 19 है, 19 प्लस 25 -1 आपको यहां पर करना होगा एवरीवन। तो यहां पर देख लीजिए 25 प्लस 19, ये कितना हो जाएगा 44। 44 में यहां पर आप क्या करेंगे, -1 करेंगे, सो करेक्ट आंसर विल बी 43। 43 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सो 43 विल बी करेक्ट आंसर। टॉप प्लस बॉटम -1 गिव्स यू टोटल। करेक्ट आंसर देखिए हमारे पास में आ गया 43। तो आई होप देखिए, अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन हमने सीख लिए कि रैंक किसी पर्सन का फाइंड आउट कैसे करना है और टोटल हमको कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आपको मिलेगा, कुछ चीजें और यहाँ पर फाइंड आउट करनी होंगी। चलिए, तो बिल्कुल आ गए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में एवरीवन। बनाइए क्वेश्चन नंबर 5, चेक कीजिए क्या क्या लिखा गया है। कंप्लीट 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं, 30 सेकंड्स के बाद में मैं आपको सॉल्व करके सारी चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूं।
बताने वाला हूं। चलिए एवरीवन, Mona is 14th from the right end in a row of 35 girls. What is her position from the left end? ये भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एवरीवन। देखो एक बार तो ड्रॉ करता हूं मैं, फिर डायरेक्टली फॉर्मूले से भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ये रो बना लिया, रो में हमको पता है कि टोटल यहाँ 35 गर्ल्स हैं, टोटल 35 गर्ल्स हमारे पास में एवरीवन। मोना इज 14 फ्रॉम द राइट, तो यहां पर देखिए मोना है 14 फ्रॉम राइट, इस तरीके से 14 फ्रॉम राइट मोना है। अब एक बात समझिए एवरीवन, राइट कॉर्नर से मोना का रैंक यहां पर 14 है, तो मोना के लेफ्ट में यहां पर कितने पर्सन होंगे? 21 होंगे। तो बिल्कुल यहां पर लिख सकता हूं मोना के लेफ्ट में होंगे 21 पर्सन। अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट कॉर्नर से देखिए एवरीवन, ये जो लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर से मैं देखूं तो 21 के बाद में मोना आएंगी ना, सो करेक्ट आंसर विल बी 22nd फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर। 22nd आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। बट डायरेक्टली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एवरीवन? जैसे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में एक फॉर्मूला डिड्यूस किया था हमने, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1। सो इस क्वेश्चन में देखिए आपको टोटल गिवन है, राइट का रैंक गिवन है, लेफ्ट का रैंक आपको फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट का यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा एवरीवन? लेफ्ट का फॉर्मूला बन जाएगा आपका टोटल प्लस 1 माइनस राइट। हम ये तो यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा एवरीवन। तो यहां पर देखिए फाइंड आउट करता हूं मैं, लेफ्ट रैंक इक्वल्स टू टोटल प्लस 1, टोटल इज 35, 35 प्लस 1 इज 36, देन 36 माइनस आपको करना होगा राइट का रैंक, 36 माइनस 14, सो करेक्ट आंसर इज 22nd। डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी देखो आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जो भी डेटा आपको गिवन है उससे भी आप यहां पर बहुत बढ़िया से आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ी सी स्पीड बना के रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं एवरीवन। बेसिक में देखो मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा, चीजें आपको समझ में आ जाए, बट क्वेश्चंस कहीं इजी हैं तो हमको थोड़ी सी स्पीड यहां पर बना के रखनी है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। कंप्लीट में आपको देता हूं 30 सेकेंड्स का टाइम, एक बार रीड कीजिए, समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं सभी लोग ने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन। इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार कंसेप्ट यहां पर समझ लीजिए, क्या बोला गया देखिए, इन अ रो थॉर इज 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड वीरू इज 16 फ्रॉम राइट एंड देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन थॉर एंड वीरू, देन व्हाट इज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो। अब एक बात समझिए एवरीवन, एक रो मैंने यहां पर ले लिया, एक रो मैंने यहां पर ले लिया, आपको बोला गया कि थॉर जो है इनका रैंक आपको गिवन है 18 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर एंड वीरू का आपको रैंक गिवन है 16 फ्रॉम राइट कॉर्नर। इनके मिड में आपके पास आ रहे हैं 5 पर्सन और आपको टोटल बताना है, तो इजिली टोटल इस केस में आप बता सकते हैं। बट एक बात समझिए, कहीं थॉर को जो मैंने लेफ्ट में रखा है वीरू के, है ना, कहीं मैं राइट में रख दूं, कहीं मैं एक ऐसा केस बना दूं एवरीवन कि मैं वीरू को यहां पे रख लूं, वीरू 16 आपको गिवन है क्वेश्चन में, 16 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, वीरू इज 16 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर एंड थॉर इज 18 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर एंड बीच में आ जाएंगे आपके 5 पर्सन। ठीक है एवरीवन, ऐसा केस भी तो बन सकता है, दोनों केस बन सकते हैं आपके, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे टोटल निकालना है, टोटल आपको पहले से नहीं पता है, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि थॉर और वीरू का जो पोजीशन है वो कैसा है, कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट पे है। तो ये दोनों केस देखिए आपके बन सकते हैं ना। मैं दोनों केस आपको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा एवरीवन। पहले सबसे पहले फर्स्ट केस समझाता हूं, फिर सेकंड केस आपको समझाऊंगा। मैंने बस ये आपको ड्रॉ करके बता दिया, ये समझ में आ जाए आपको कि 2 केस यहां पर आपके पॉसिबल है, दोनों केस आपके यहां पर बन सकते हैं।
चलिए, तो फर्स्ट केस यहां पर देख लीजिए एवरीवन। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया है, फर्स्ट केस में देखो थॉर को हमने रख लिया यहाँ पर 18 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर एंड वीरू को रख लिया 16 फ्रॉम राइट कॉर्नर, और थॉर के राइट पे वीरू है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वीरू के लेफ्ट में थॉर है। दोनों के बीच में यहाँ पर कितने पर्सन है एवरीवन? 5 पर्सन है। आपको टोटल यहाँ पर बताना है कि टोटल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर वो कितनी है। तो आप देखिए थॉर का रैंक लेफ्ट कॉर्नर से 18 है, दैट मींस थॉर के लेफ्ट में 17 पर्सन होंगे। राइट कॉर्नर से वीरू का रैंक 16 है, दैट मींस वीरू के राइट में यहां आपके पास में 15 पर्सन होंगे। अब आप इजीली काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं टोटल कितना होगा। 15 पर्सन देखो यहां पर है, 15 प्लस वीरू इज 16, 16 प्लस 5 इज 21, 21 प्लस थॉर 22, 22 के बाद 17, तो आंसर आ गया आपका यहाँ पर 39। टोटल जो पर्सन यहाँ पर हमारे पास में है वो कितने हैं? 39। तो ये तो बहुत बढ़िया से आसानी से सिंपल वे में हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस केस का देखो इसलिए नाम यहाँ पर हमारे पास में रखा गया है सिंपल केस। ठीक है एवरीवन, ये जो केस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया ये कौन सा है? आपका सिंपल केस है। अब मैं सेकेंड केस आपको समझाता हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है एवरीवन कि वीरू को देखो यहां पर मैंने प्लेस कर लिया, वीरू इज 16 फ्रॉम राइट कॉर्नर, एंड वीरू के राइट में हमने यहां थॉर को प्लेस कर लिया, थॉर इज 18 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, एंड देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन वीरू एंड थॉर। आप देखिए एवरीवन, लेफ्ट कॉर्नर से थॉर का रैंक 18 है, लेफ्ट कॉर्नर से थॉर का रैंक 18 है, दैट मींस थॉर के पहले यहां पर कितने पर्सन होंगे? 17 पर्सन होंगे। ये हमको इजीली समझ में आ रहा है, क्योंकि 17 पर्सन होंगे तभी तो थॉर का रैंक 18 आएगा एवरीवन। राइट कॉर्नर से देखिए, राइट कॉर्नर से वीरू का रैंक आपके पास में है 16 फ्रॉम राइट, राइट कॉर्नर से वीरू का रैंक आपके पास में है 16 फ्रॉम राइट, दैट मींस वीरू के पहले आपके पास में है यहाँ पर 15 पर्सन। ठीक है एवरीवन, 15 पर्सन यहाँ पर है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 15 पर्सन आपके पास में आ जाएंगे। अब मेन टास्क आपके पास ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है वीरू के लेफ्ट में कितने पर्सन है, थॉर के राइट पे कितने पर्सन है। तो ये मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है एवरीवन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा, वीरू के लेफ्ट में कितने पर्सन, ये सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, लेफ्ट कॉर्नर से थॉर का रैंक 18 है, दैट मींस 18 के पहले, थॉर के पहले यहाँ पे 17 पर्सन आ जाएंगे। ये जो एक हाफ सर्कल जैसे मैंने बनाया है एवरीवन, देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो मैंने हाफ सर्कल जैसे यहां पर बनाया है, इसमें होने चाहिए 17 पर्सन। तो 17 पर्सन के अंदर देखिए वीरू और 5 पर्सन है, मतलब 6 पहले से हैं। 17 में देखिए 6 पहले से हैं, मतलब रिमेनिंग आपके पास में बच गए वहां पर 11 पर्सन। तो यहां पर वीरू के लेफ्ट में आ जाएंगे, इट मींस 11 पर्सन। आप देखो यहां पर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर से देखिए 11 के बाद वीरू है 12, 12 प्लस 5 17, 17 के बाद थॉर आ जाएंगे 18, 18 रैंक पे। अब इसी तरीके से देखो थॉर के राइट में कितने पर्सन है ये भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो राइट कॉर्नर से देखिए वीरू का रैंक आपको 16 गिवन है, दैट मींस वीरू के पहले आ जाएंगे 15 पर्सन। अब देखिए ये जो 15 पर्सन आने वाले हैं, 15 के अंदर थॉर और 5 पर्सन मुझे पहले से दिख रहे हैं, तो 15 में से 6 पहले से हैं, सो रिमेनिंग बच गया आपके पास में 9, दैट मींस थॉर के राइट में आ जाएंगे आपके पास में 9 पर्सन। बिल्कुल क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, राइट कॉर्नर से देखिए 9 प्लस थॉर 10, 10 प्लस 5 15, 15 के बाद में वीरू आ जाएंगे 16 फ्रॉम राइट। तो बिल्कुल देखो कंप्लीट मैंने बना लिया। अब टोटल एक बार निकाल लेता हूं एवरीवन, टोटल यहां पर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 11 plus Viru 12, 12 plus 5 is 17, 17 plus Thor is 18 and 18 plus 9 is 27. सो करेक्ट आंसर यहां पर एक और आ गया हमारे पास में 29। तो दो आंसर देखो, सॉरी 29, 27 आ गया, 27 आ गया एवरीवन, 27 आया था, 29 नहीं आया, 27 आया यहां पर, ये लिख देता हूं मैं 27। सो दो आंसर आ गए हमारे पास में, एक आ गया 39, एक आ गया हमारे पास 27। अब जो सेकंड केस है देखो यहां पर वीरू और थॉर ने एक दूसरे को क्या किया, ओवरलैप किया, इसलिए इस केस का नाम यहां पर रखा गया है ओवरलैपिंग। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा एवरीवन कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जहां पर दो पर्सन का रैंक गिवन हो और टोटल आपको फाइंड आउट करना हो या फिर टोटल गिवन ना हो, ठीक है, तो हमेशा यहां पर दो केस बन सकते हैं, फर्स्ट इज सिंपल केस एंड सेकंड इज ओवरलैपिंग। कहीं मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊं कि सिंपल केस एंड ओवरलैपिंग में मेन डिफरेंस क्या है। तो सिंपल केस में देखो आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जिसका रैंक लेफ्ट कॉर्नर से गिवन है वो लेफ्ट में ही होता है, जिसका रैंक राइट कॉर्नर से गिवन है वो राइट में ही प्लेस होता है। बट ओवरलैपिंग में आप देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिस पर्सन का रैंक लेफ्ट कॉर्नर से था उसे राइट में रखा गया है,
और जिस पर्सन का रैंक राइट से गिवन था उसे लेफ्ट में रखा गया है। तो इसलिए देखो ओवरलैपिंग में क्या करते हैं, दोनों पर्सन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, सिंपल केस में सिंपली प्लेस हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम सिंपल केस रखा गया। अब देखो सिंपल केस में आंसर आया 39, ओवरलैपिंग केस में आंसर आया 27, इसलिए आपका आंसर यहां पर आ जाएगा डी ऑप्शन, ईदर 39 और 27। तो हमेशा ये याद रखिए एवरीवन कि कभी भी ऐसा केस बने तो हमेशा दो आंसर आपके आएंगे, एक आएगा सिंपल केस का, एक आएगा आपका ओवरलैपिंग केस का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये भी है कि सिंपल केस हमेशा यहां पर हमें देता है मैक्सिमम टोटल, ये भी मैं लिख देता हूं एवरीवन, सिंपल केस हमेशा यहां पर मुझे देता है मैक्सिमम टोटल, और ओवरलैपिंग केस मुझे हमेशा यहां पर देता है मिनिमम टोटल। तो आपको टोटल पूछा जाए तो आपको दोनों केस बनाने हैं, सिंपल एंड ओवरलैपिंग, बट मैक्सिमम पूछा जाए तो सिर्फ सिंपल केस ड्रॉ कीजिए एवरीवन, एंड मिनिमम पूछ लिया जाए तो सिर्फ आपको ओवरलैपिंग केस ड्रॉ करना होगा। लाइक एग्जांपल मैं यहां पर एक क्वेश्चन और लेकर चलता हूं ताकि चीजें आपकी और क्लियर हो जाए एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला है, इन अ रो Alex is 12th from left and Bobby is 16th from right and there are 5 members between Alex and Bobby, then what is the minimum strength of the row। अब आप यहां पर देखिए कि मिनिमम स्ट्रेंथ आपसे पूछा गया, मिनिमम स्ट्रेंथ पूछा गया, तो आपको यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो सिंपल केस का निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहां पर ओवरलैपिंग केस ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स का टाइम, फटाफट से सॉल्व कीजिए, बनाइए एवरीवन 30 सेकेंड्स में, और यहां पर जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, देन मैं एक बार आपके यहां पर सॉल्व करूंगा एवरीवन। चलिए 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ड्रॉ कीजिए, बनाइएगा। डन एवरीवन, सॉल्व करें फटाफट से। ओवरलैपिंग केस आपको बनाना है, सिंपल केस बनाने की जरूरत नहीं है। तो ओवरलैपिंग केस में आपने क्या देखा था एवरीवन कि जो लेफ्ट से रैंक गिवन होता है वो राइट में आ जाता है, दैट मींस एलेक्स आ जाएंगे राइट पे 12th फ्रॉम लेफ्ट। ये जो मैं हाफ सर्कल बना रहा हूं यहां पर होने चाहिए 11%। चलिए नेक्स्ट, बॉबी इज 16 फ्रॉम राइट, तो राइट से रैंक दिया है, दैट मींस बॉबी आ जाएंगे आपके यहां लेफ्ट की तरफ, यहां आ जाएंगे 16 फ्रॉम राइट। तो राइट कॉर्नर से बॉबी के पहले होने चाहिए आपके 15%। मिड में देखो दोनों के मिड बीच में यहां पर कितने परसेंट है, 5% आपके पास में, तो ये 5% मैं यहां पर इजीली लिख सकता हूं। चलिए अब ये फाइंड आउट करते हैं कि बॉबी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, एलेक्स के राइट में कितने पर्सन है। फटाफट से देखिए एवरीवन, बनाते हैं। अब देखो लेफ्ट कॉर्नर से एलेक्स का रैंक 12 है, तो एलेक्स के पहले 11% यहां पर आएंगे। 11 में देखो 5 और बॉबी 6 पहले से मुझे दिख रहे हैं, तो बॉबी के लेफ्ट में दैट मींस 5% यहां पर और आ जाएंगे। कहीं मैं राइट कॉर्नर से बात करूं तो राइट कॉर्नर से देखिए बॉबी का रैंक 16 है, तो बॉबी के पहले 15% आ जाएंगे, बॉबी से पहले 15% आ जाएंगे। अब देखो एवरीवन 15% आ जाएंगे, तो 15 में से देखो एलेक्स और 5 6 तो पहले से हैं, तो आपको यहां पर 9% और रखना होगा। ठीक है एवरीवन, तो 9% आपको यहां पर और रखना होगा। ये बन गया आपका पूरा कंप्लीट। अब टोटल यहां पर काउंट कर लेते हैं, 9 प्लस एलेक्स इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस बॉबी 16 एंड 16 प्लस 5 इज 21। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास में यहां पे 21। करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 21। तो बिल्कुल ध्यान रखिए एवरीवन, कहीं टोटल आपसे पूछा जाए तो आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों फाइंड आउट करना है, बट कहीं आपसे मिनिमम पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ मिनिमम ओवरलैपिंग केस यहां पर ड्रॉ करना होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा एवरीवन। अब एक छोटा सा बेसिक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं एवरीवन, यहां पर मेरे साथ में देखिएगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो आपने यहां पर क्या सीखा कि जब कभी 2% का आपको रैंक गिवन है, ठीक है, 2% है आपके पास में और इनका रैंक आपको गिवन है,
तो आपने यहां पर क्या किया, दो केस बना लिया। पहला आपने बना लिया सिंपल केस एंड सेकेंड आपने बना लिया यहां पर ओवरलैपिंग केस। ठीक है एवरीवन, पहला आपने बना लिया सिंपल केस, सेकंड आपने बना लिया ओवरलैपिंग केस। सिंपल आपको देता है मैक्सिमम टोटल, ओवरलैपिंग देता है आपको मिनिमम टोटल। बट इन केस कहीं आपको क्वेश्चन में टोटल पहले से गिवन हो तो फिर आप क्या करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बोला एवरीवन कि अभी हमने जो लास्ट दो क्वेश्चन बनाए वहां पर 2% का रैंक गिवन था, टोटल गिवन नहीं था। टोटल आपको फाइंड आउट करना था, तो आपने दो केस बना लिए, फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड आपने बनाया ओवरलैपिंग। बट कहीं क्वेश्चन में आपको यहां पर पहले से टोटल गिवन होगा तो या तो वो सिंपल केस का होगा या फिर ओवरलैपिंग का होगा। तो आप ये कैसे जज करेंगे कि वहां सिंपल केस बनने वाला है या ओवरलैपिंग बनने वाला है। आप ड्रॉ करके तो देख नहीं सकते, इतना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते कि मैं ड्रॉ करके देखूं सिंपल केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ओवरलैपिंग केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं एवरीवन कि डायरेक्टली आप यहां पर कैसे जज करेंगे जब टोटल गिवन हो कि वो सिंपल केस है या ओवरलैपिंग है। एक रूल मैं आपको बताना चाहता हूं एवरीवन, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन में चलेंगे। सिंपल केस एंड ओवरलैपिंग में एक रूल हमेशा फॉलो करता है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे और क्वेश्चन आप इजीली यहां पे जज कर पाए। देखिए सिंपल केस में क्या होता है, जो टोटल होता है रो का वो हमेशा ग्रेटर होता है 2% के रैंक के एडिशन से। टोटल इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, टोटल इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। R1 और R2 क्या है, 2% के रैंक है। जो 2% वहां पर होते हैं उन 2% का रैंक यहां पर है R1 और R2। तो सिंपल केस में देखिए टोटल हमेशा ग्रेटर होगा R1 और R2 से, और ओवरलैपिंग में क्या, ओवरलैपिंग केस में होगा आपका स्मॉलर। तो टोटल इज स्मॉलर देन R1 प्लस R2, ऐसा मैं देखो यहां पर बोल सकता हूं। ठीक है एवरीवन, तो ये दो रूल आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखने हैं जब टोटल पहले से गिवन हो। देखो मैं क्रॉस चेक भी करा के दिखा सकता हूं आपसे। क्वेश्चन में 6 में एक बार चलते हैं। 6 में देखो हमने सिंपल ओवरलैपिंग दोनों केस बनाए थे। आप क्वेश्चन में 6 में सिंपल केस में देखिए, सिंपल केस में आपका जो टोटल है वो कितना है 39, और R1 प्लस R2 कर दीजिए एवरीवन। R1 प्लस R2 18 प्लस 16, तो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 34। आप खुद देख सकते हैं जो टोटल है वो ग्रेटर है R1 प्लस R2 से। और ओवरलैपिंग केस में देखिए आपका जो टोटल यहां आया है वो कितना आया है 27। आप खुद देख सकते हैं 27 इज स्मॉलर देन 34, तो टोटल आपका स्मॉलर है R1 प्लस R2 से। तो ये दो रूल हमेशा फॉलो करेंगे एवरीवन कि टोटल हमेशा ग्रेटर होगा R1 और R2 के एडिशन से। किस केस में, सिंपल में। और ओवरलैपिंग केस में टोटल स्मॉलर होगा R1 और R2 के एडिशन से। ठीक है एवरीवन, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल एंड ओवरलैपिंग केस के बीच में डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे। अब कहीं आपको 2% के बीच में कितने पर्सन है ये फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है एवरीवन, मिड नंबर आपको निकालना है बोल दिया जाए, मिडिल में कितने पर्सन है ये आपको निकालने बोल दिया जाए। ठीक है, तो सिंपल केस में क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं हम, टोटल माइनस R1 प्लस R2। ठीक है एवरीवन, और ओवरलैपिंग में क्या करते हैं, इसका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स क्यों हो जाता है देखिएगा, R1 प्लस R2 माइनस टोटल प्लस 2, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं ओवरलैपिंग में। तो पहले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा एवरीवन कि ऐसा यहां पर क्यों किया गया। सिंपल केस में ये जो फॉर्मूला है टोटल माइनस R1 प्लस R2 ऐसा क्यों किया जाता है, और R1 प्लस R2 माइनस टोटल प्लस 2 ऐसा ओवरलैपिंग केस में क्यों किया जाता है, मिडिल नंबर निकालने के लिए मैं आपको अभी समझा दूंगा। बट उससे पहले आप लोग फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो बिल्कुल नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के एग्जांपल से मैं चीजें आपको समझाता हूं एवरीवन। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप सभी लोग, क्या बोला गया है, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, दैट मींस देखो टोटल आपको गिवन है 35। Appu is 15 from right and Mac is 12 from left। तो देखो R1 प्लस R2 भी आपको गिवन है एवरीवन। 15 प्लस 12 कितना आ जाएगा 27, तो 35 एंड 27। आप यहां पर देखिए टोटल ग्रेटर है ना R1 प्लस R2 से, दैट मींस ये जो है आपका कौन सा केस है एवरीवन, सिंपल केस है। ठीक है, अब यहां पर कहीं मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो टोटल देखो 35 है, अप्पू का रैंक आपको गिवन है यहां पर एवरीवन 15 फ्रॉम राइट, एंड मैक का रैंक यहां पर आपको गिवन है एवरीवन 12 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, आपको पता है अप्पू को मिला के यहां पर कितने पर्सन होंगे 15 होंगे, मैक को मिला के यहां पर कितने पर्सन होंगे आपके 12 पर्सन होंगे। ठीक है एवरीवन, मैंने यहां पर राइट और लेफ्ट इंटरचेंज कर दिया क्या, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए एवरीवन, ये मैं करेक्ट कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं फिर से एक बार बना देता हूं। देखो ये आपके पास रो है एवरीवन, ठीक है,
तो यहां पर अप्पू का रैंक राइट से दिया तो यहां आ जाएंगे अप्पू 15 फ्रॉम राइट कॉर्नर, यहां आ जाएंगे देखो 14% अप्पू के राइट पे। मैक का रैंक आपको गिवन है 12th फ्रॉम लेफ्ट, तो मैक के लेफ्ट में कितने आ जाएंगे 11%। अब टोटल देखो 35% आपके पास में है। आपको निकालना है कि मैक और अप्पू के बीच में कितने पर्सन आएंगे, तो कैसे निकालोगे? मैक को मिला के 11% हो गए 12, और अप्पू को मिला के यहाँ पर अप्पू को मिला के 14, यहाँ पर राइट में तो 15, तो 15 और 14 15 और 12 हो गए आपके 27 27। अब 35 में से 27 हो गए तो मिडिल में कितने परसेंट कैसे निकालोगे आप? 35 माइनस 27 ही तो करोगे ना। इसलिए देखो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता दिया था, मिड नंबर फॉर्मूला है आपका मिड नंबर निकालने के लिए, टोटल माइनस R1 प्लस R2। तो इससे देखो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है एवरीवन, फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली मैं यहां पर टिक कर सकता हूं। तो कभी भी देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये देख लीजिए पहले सिंपल केस बन रहा है या ओवरलैपिंग केस बन रहा है, और डायरेक्टली जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वो यहां पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है एवरीवन, तो फॉर्मूला ये कैसे बनाया गया, टोटल माइनस R1 प्लस R2 समझ में आ गया आपको एवरीवन? क्योंकि मुझे पता है टोटल कितना है, R1 R2 कितना है, मिडिल में कैसे कितने हैं, तो ऐसे ही तो निकालूंगा ना मैं, टोटल से R1 प्लस R2 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब ओवरलैपिंग केस में यही चीज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, चलो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहां पर क्या दिख रहा है, in a row of 25 students, Sakshi is 19 from right and Aryan is 21 from left. How many students are there between Sakshi and Aryan? तो आप देखिए टोटल आपको गिवन है एवरेज 25, साक्षी एंड आर्यन, इनका रैंक आपको क्या गिवन है, साक्षी एंड आर्यन R1 प्लस R2, यहां पर देखो 19 प्लस 21, 19 प्लस 21 कितना आ जाएगा 40। तो आपको गिवन है यहाँ पर टोटल और रैंक गिवन है, तो आप खुद देख सकते हैं टोटल स्मॉलर है आपके रैंक के एडिशन से, दैट मींस ये आपका ओवरलैपिंग केस है। तो फटाफट से आप क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 माइनस टोटल प्लस 2, ये जो आपका ओवरलैपिंग का फॉर्मूला है मिड नंबर निकालने का, ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो R1 प्लस R2 हो गया 40 माइनस टोटल प्लस 2 हो जाएगा 27, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 30। ठीक है एवरीवन, आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 30। डन एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से देख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 30। चलो तो बिल्कुल आगे से बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। 10th भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखना होगा ये सिंपल केस बन रहा है, ओवरलैपिंग बन रहा है। इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, x is 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड y is 9 फ्रॉम राइट। अब आपको गिवन है यहाँ पे टोटल लिख लिया मैंने 35, R1 प्लस R2 देखो यहाँ पर 9 और 5 कितना 14, तो आपको दिख रहा है कि जो टोटल है वो ग्रेटर है R1 और R2 से। ठीक है एवरीवन, जो टोटल है वो R1 और R2 से क्या है, ग्रेटर है, दैट मींस ये आपका बन जाएगा सिंपल केस। ठीक है, तो आप देखो आपको पूछा क्या गया है, ZA is exactly mid of XA and YA। अब देखो XA और YA के बीच में कितने पर्सन है ये आपको नहीं निकालना है, आपको ये बताना है कि ZA जो exactly XA और YA के बीच में है, तो ZA का जो रैंक है वो राइट कॉर्नर से क्या है। तो एक बार मैं पूरा ड्रॉ करके देखो आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको बेसिक भी क्लियर हो जाए एवरीवन। मुझे पता है सिंपल केस बनाना है, तो मैं सिंपल केस बनाता हूं। यहां है XA 5th फ्रॉम लेफ्ट, और यहां आ जाएंगे आपके YA 9th फ्रॉम राइट। ठीक है एवरीवन, दोनों के एग्जैक्टली बीच में देखो यहां पर कौन है, ZA है। अब XA और YA के बीच में कितने पर्सन है डायरेक्टली निकाल सकता हूं, टोटल माइनस R1 प्लस R2, ऐसे निकाल सकता हूं डायरेक्टली। तो क्या आ जाएगा एवरीवन, देखो 21 आ जाएगा ना, दैट मींस YA और XA के बीच में यहां पर 21 पर्सन है। अब ये बहुत ध्यान से समझिए एवरीवन कि 21 पर्सन में से एक रैंक इसका है, ZA का है, और ZA जो है वो एग्जैक्टली बीच में है XA और YA के बीच में, दैट मींस XA और ZA के बीच में 10 पर्सन आएंगे, ZA और YA के बीच में भी 10 पर्सन आएंगे। अब ऐसे 10-10 क्यों स्प्लिट किया आपने, ऐसे 10-10 इसलिए आपने स्प्लिट किया क्योंकि ZA एग्जैक्टली बीच में है। अब आप देखिए आपको ZA का रैंक बताना है राइट कॉर्नर से, तो आप देखिए राइट कॉर्नर से YA का रैंक कितना है, 9 है। 9 के बाद ये 9 के बाद ये 10 और ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 10 इज 19। सो ZA का रैंक कितना आ जाएगा, 20 फ्रॉम राइट आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट मींस फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को एवरीवन। मैं लेफ्ट कॉर्नर से भी तो फाइंड आउट कर सकता हूं। आप देखिए लेफ्ट कॉर्नर से XA का रैंक है 5, 5 के बाद ये 10 और आ जाएगा, 5 प्लस 10 15, तो 15 के बाद ZA का रैंक कितना होगा, 16 फ्रॉम लेफ्ट, 16 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
ठीक है एवरीवन, तो मुझे तो राइट से पूछा था, मैंने लेफ्ट से भी आपको यहां पर निकाल के बता दिया। डन एवरीवन। तो यहां पर देखिए हमने ये भी सीख लिया कि किसी भी पर्सन का रैंक जो एग्जैक्टली मिडिल में है वो कैसे हमको फाइंड आउट करना है। अब लास्ट एक कंसेप्ट देखो, यहां पर ऑर्डर रैंकिंग का बच गया है आपके पास में, रैंक इंटरचेंज का। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बनाते हैं एवरीवन। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको देता हूं पहले 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए, देन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आप बना सकते हैं। चलिए एवरीवन, तो कंप्लीट 30 सेकेंड्स आपके पास में है, रीड कीजिए, समझिए, देन हम आगे चलेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए रीड कर लिया सभी लोगों ने। अब यहां पर देखिए क्या बोला गया है, इन अ रो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब रो में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 26 एंड द पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 18. If they interchange their positions, the position of Ram from left hand side becomes 30. Then what is the position of Shyam from right hand side after interchanging? अब देखो आपको यहां पर राम का रैंक पता है, श्याम का रैंक पता है। अब मुझे नहीं पता ये सिंपल केस है या ओवरलैपिंग, क्योंकि देखो टोटल आपको नहीं पता। बट एक बात समझिए एवरीवन, राम का जो रैंक है वो पहले आपको कितना गिवन है, 26 लेफ्ट साइड से, और इंटरचेंज के बाद में क्या गिवन है, 30। तो आप खुद समझिए कि राम जो है वो राइट की तरफ आगे बढ़ रहा है इंटरचेंजिंग के बाद में, तो ये तो सिर्फ सिंपल केस में हो सकता है ना, ओवरलैपिंग केस में तो नहीं होगा। क्योंकि आप देखो राम का रैंक लेफ्ट हैंड से पहले दिया था 26, इंटरचेंज के बाद दिया है 30 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब वो 4 प्लेस और आगे चले गया राइट की तरफ। तो ये तो सिर्फ सिंपल केस में हो सकता है। देखो मैं आपको बनाकर भी दिखाता हूं, ये एक रो हमने ले लिया, ठीक है, राम जो है इस प्लेस पे है, इनका रैंक आपको गिवन है 26 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, और श्याम जो है, श्याम का रैंक आपको गिवन है एवरीवन 18 फ्रॉम राइट कॉर्नर, ठीक है। तो ऐसा इनका इनिशियल पोजीशन था। कुछ समय बाद दोनों ने आपस में अपनी प्लेस इंटरचेंज कर ली, दैट मींस राम के प्लेस में यहां पर आ गए श्याम, राम के प्लेस में आ गए श्याम, और श्याम के प्लेस में आ गए राम। तो राम का देखो रैंक यहां पर कितना हो गया, 30 फ्रॉम लेफ्ट हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है ना एवरीवन कि दोनों के बीच में जो पर्सन यहां पर आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3 पर्सन इनके बीच में आ जाएंगे, 3 पर्सन इनके बीच में होंगे एवरीवन, ठीक है। तो आप देखो राम जिस प्लेस में थे उससे आगे वो चले गए इस तरीके से। तो ये तो सिर्फ आपका सिंपल केस में हो सकता है, ओवरलैपिंग केस में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग केस में देखो राम तो राइट की तरफ ही होंगे और इंटरचेंज के बाद वो लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। तो इससे मुझे मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे सिंपल केस आपको बनाना है, ठीक है एवरीवन। तो बिल्कुल देखो ड्रॉ तो मैंने कर ली सारी चीजें, बट एक बात आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया से ध्यान रखनी है कि राम और श्याम का जो इनिशियल प्लेस था वो क्या था, और इंटरचेंज करने के बाद में वो कहां चले गए वो भी आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं देखो आपको बताता हूं, समझाता हूं। यहाँ पर देखो ये जो राम है, यहाँ पर ये राम का इनिशियल पोजीशन था, और यहां पर ये श्याम का इनिशियल पोजीशन था। कुछ समय बाद उन दोनों ने क्या किया, अपनी प्लेस इंटरचेंज कर ली, दैट मींस राम के प्लेस में कौन आकर बैठ गए, श्याम, और श्याम के प्लेस में कौन आकर बैठ गए, राम बैठ गए, ठीक है एवरीवन। तो आपको एक यहां पर चीज क्या मिल रही है, ये जो प्लेस है जहां पर पहले श्याम बैठे थे अभी राम बैठे हैं, उस प्लेस का रैंक देखो आपको लेफ्ट कॉर्नर से भी मिल गया, राइट कॉर्नर से भी मिल गया। तो कहीं आपको टोटल पूछा जाए, कहीं आपको यहां पर इवन टोटल पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि इस प्लेस का रैंक आपको लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है, और आपको पता है टोटल का यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पूछा नहीं गया बट फिर भी मैं निकाल देता हूँ, 30 प्लस
18 हो जाएगा 48, 48 माइनस 1 इज 47, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 47। ठीक है एवरीवन, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 47। चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखिए, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट हैंड साइड आफ्टर इंटरचेंजिंग, मतलब इंटरचेंजिंग के बाद में श्याम जहां पर बैठे हुए हैं उस प्लेस का रैंक मुझे राइट कॉर्नर से बताना है। तो मैं ब्लू कलर से देखो यहां पर सर्कल कर देता हूं, यहां पर देखो श्याम है, इंटरचेंजिंग के बाद में इस प्लेस का रैंक मुझे राइट कॉर्नर से बताना है। तो देखो ये राइट कॉर्नर हो गया एवरीवन, राइट से हम आगे बढ़ेंगे तो इस प्लेस का रैंक देखो यहां पर कितना दिख रहा है, 18 फ्रॉम राइट दिख रहा है। 18 के बाद देखो 3 प्लेस यहां पर और आ रहे हैं, 18 के बाद 3 प्लेस आपके और आ रहे हैं, 18 प्लस 3 19 20 21, तो 21 के बाद श्याम का जो रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 22 फ्रॉम राइट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 22 फ्रॉम राइट। श्याम जिस प्लेस पे हैं, श्याम जिस प्लेस पे हैं उस प्लेस का रैंक राइट से इंटरचेंजिंग के बाद में जो श्याम जिस प्लेस पे है उसका रैंक आ जाएगा 22। ठीक है एवरीवन, एक तो ये अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता है कि आपको टोटल पता है 47 और इस प्लेस का रैंक 26 फ्रॉम लेफ्ट भी पता है, लेफ्ट से पता है तो राइट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। राइट का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। तो देखो कहीं बेसिक आपको पता है तो आप कैसे भी यहां पर आंसर निकाल ही लेंगे, ये मैं बोल सकता हूं, आपको बता सकता हूं। ठीक है एवरीवन, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी एवरीवन। तो बिल्कुल आगे चलते हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कोई भी आपको देखो यहाँ पे डाउट हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है एवरीवन, या फिर कहीं आपको चीजें यहाँ पर एक बार में नहीं समझ में आई होंगी तो एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। चलिए एवरीवन, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल मैंने यहाँ पर साथ में रखा है क्योंकि दोनों यहाँ पर जो टॉपिक है वहां पर कुछ ना कुछ चीजें आपको अरेंज करनी, थोड़े से सिमिलर टॉपिक है इसलिए मैंने साथ में रख लिया ताकि चीजें एक बार आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं एवरीवन। सिटिंग अरेंजमेंट की मैं यहाँ पर बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट आपके पास आ सकते हैं। क्या सिटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठक व्यवस्था, मतलब आपको अरेंजमेंट करना है सिटिंग का। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है, या फिर ये बोला जा सकता है कि एक सर्कल में आपको यहाँ पर कुछ पर्सन बैठे हैं उन्हें अरेंज करना है, या तो स्क्वायर में कुछ पर्सन आपके पास में उन्हें आपको आपको अरेंज करना है। तो ऐसे देखो डिफरेंट डिफरेंट फिगर आपके पास आ सकते हैं। बेसिक देखा जाए तो हमारे पास 3 है, लाइन, सर्कल एंड स्क्वायर, बट इसके बाद कभी कभी डिफरेंट फिगर्स भी आपके पास आ सकते हैं, लाइक पेंटागन, ट्राइंगल। तो देखो ये 3 कहीं आपको आता है तो बाकी चीजें कोई भी आपसे पूछ लिया जाए वो तो आपसे बन ही जाएंगे। अब इसके बाद भी देखो पजल में क्या होगा, पजल का मतलब यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि पजल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपको ये मीनिंग समझ में आ जाएगा तो टॉपिक में जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनाने ये भी बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पजल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो बिखरी हुई है ना, ऐसी कोई भी चीज जो बिखरी हुई है। पजल सॉल्व करना मीन्स उस सारी बिखरी हुई चीजों को अरेंज करना। तो पजल के क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर जो गिवन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर अरेंज करनी होगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पजल में भी आ सकते हैं। तो पजल के जो क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको चीजें ये समझाऊंगा, बट दोनों टॉपिक सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के लिए जो बेसिक है वो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कभी भी आप सिटिंग अरेंजमेंट में किसी पर्सन को अरेंज कर रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका फेसिंग। समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन में मैंने इस पर्सन को इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर दिया, ए को मैंने प्लेस कर दिया, ए का जो फेसिंग है वो ऊपर की तरफ है। अब ऊपर मुझे नहीं पता कौन सा डायरेक्शन है, बट ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका ए का लेफ्ट और ये हो जाएगा ए का राइट। ठीक है एवरीवन, ए का राइट लेफ्ट मैंने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मुझे ए का फेसिंग पता था। बट इसी तरीके से इसी स्ट्रेट लाइन में ए का फेसिंग कहीं नीचे की तरफ होता तो फिर मैं क्या बोल सकता था, इस तरफ आ जाता आपका लेफ्ट और ये आ जाता आपका राइट। ठीक है एवरीवन, तो आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट यहाँ पर बहुत बढ़िया से तभी डिसाइड करना है जब आपको यहाँ पर पर्सन का फेसिंग पता हो, या फिर रिवर्स प्रोसेस भी देखो हो सकता है, कहीं लेफ्ट राइट पता है तो आप यहाँ पर फेसिंग भी बता सकते हैं। अभी तो देखो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में एग्जांपल बताया, इसी तरीके से कहीं मैं सर्कल की बात करूं,
सर्कल में समझ लीजिए यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है बी। इस पर्सन बी का मैं लेफ्ट राइट तब तक नहीं बता सकता जब तक मुझे बी का फेसिंग नहीं पता। देखो बी का फेसिंग का इनसाइड बोल दिया जाए तब मुझे समझ में आ जाएगा कि ये बी का हो जाएगा लेफ्ट और ये बी का हो जाएगा राइट। बट बी का फेसिंग कहीं आउटसाइड कर दिया जाए तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे आपके, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन। तो इस तरीके से चीजें आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया से ध्यान रखनी है कि जब तक फेसिंग ना दिया हो तब तक मैं लेफ्ट राइट डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है एवरीवन। चलिए, तो सर्कल का भी मैंने बता दिया। स्क्वायर में भी देखो इसी तरीके से होंगी चीजें। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, कभी भी आप अरेंजमेंट कोई करें तो आपको सबसे पहले जो काम यहाँ पर करना है वो यहाँ पर उनके फेसिंग को देखना है कि वहां उनका फेसिंग क्या है, इनसाइड है आउटसाइड है, क्या फेसिंग उनका यहाँ पर है वो आपको देखना है और समझना है। ठीक है एवरीवन। चलिए, तो फेसिंग के साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कभी भी आप कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो, सर्कल का हो या स्क्वायर का हो, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कितने पर्सन हैं, उनका फेसिंग क्या है और कैसा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया है। कैसा इंफॉर्मेशन दिया है मीन सीक्वेंस में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन रीड करें उसको लिख कर जरूर रख लें ताकि अरेंज करने में यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ एवरीवन। जैसे यहाँ पर एक छोटा बेसिक क्वेश्चन देखिएगा, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो ये डायरेक्शन आपको गिवन है पूरा, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपने ये अरेंजमेंट बना लिया तो क्वेश्चंस तो फिर आप आंसर यहाँ पर कर ही लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो मेन टास्क हमारे पास होता है कि जो अरेंजमेंट यहाँ गिवन है वो अरेंजमेंट मुझे यहाँ पर बनाना है। तो एक बार 30 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देता हूँ एवरीवन, एक बार रीड कीजिए आप लोग सारी चीजें, देन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। यस, चलिए एवरीवन बिल्कुल बनाना स्टार्ट कीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिए सारी सारी चीजें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देख लीजिए सारे पॉइंट्स, उनका फेसिंग क्या गिवन है, कैसे कितने पर्सन को अरेंज करना है, सारे पॉइंट्स यहाँ पर देख लीजिए एवरीवन। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब देखिए क्या क्या बोला जा रहा है आपको। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग ऑन ए वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया, मैंने ये ले लिया ईस्ट डायरेक्शन। मैंने ये मान लिया कि हमारे सामने जो डायरेक्शन है वो कौन सा ईस्ट है। और यहां देखिए हमने एक वॉल ले लिया। वॉल में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 पर्सन आपके हैं यहाँ वॉल में बैठे हुए। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो आप एक बात समझिए एवरीवन कि आपको इस वॉल में पता है क्या कि सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट पे सी कहां पे रखना है मुझे नहीं पता ना, तो यहां अलग से मैं लेकर प्लेस कर लेता हूं। C is on the immediate right of D, C is on the immediate right of D, ऐसा कुछ आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, B is at the extreme end and has E as his neighbor। अब देखो B आपका एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है, उनका नेबर यहाँ कौन है, E है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि B आपका लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा, लेफ्ट एंड पे आएगा या राइट एंड पे आएगा। तो एक काम ये कर सकते हैं एवरीवन आप सभी लोग कि दो केस आप बना लीजिए, एक बार बी को लेफ्ट कॉर्नर पे रख लीजिए, एक बार बी को आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे रख लीजिए, दोनों में से एक तो करेक्ट होगा ना। और बी का नेबर यहाँ पर कौन है एवरीवन, बी का नेबर हमारे पास में है ई। तो इस तरीके से देखो बी के साथ में मैंने रख लिया यहाँ पर ई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जी इज बिटवीन ई एंड एफ। जो जी है आपका वो ई और एफ के बीच में आता है, कुछ इस तरीके से बना सकता है एवरीवन। जो जी है वो ई और एफ के बीच में आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है एवरीवन। चलो, तो दो केस देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया से मैंने बना लिए हैं। अब लास्ट पॉइंट देखो हमारे पास जो लिखा है वो क्या लिखा है, डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। अब ये बात समझिए, कहीं आप ईस्ट में फेस कर रहे हैं एवरीवन, कहीं आप ईस्ट में फेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका साउथ और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है,
तो साउथ एंड से जो डी है वो आपको थर्ड नंबर पे रखना है। साउथ मतलब अभी हम आगे क्या बोल सकते हैं, हम थर्ड फ्रॉम राइट बोल सकते हैं ना। तो आप देखिए सेकंड केस में थर्ड फ्रॉम राइट आप डी रख पाएंगे क्या, नहीं, तो इस केस को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। और जो ऊपर केस बना हुआ है 4 के बाद यहाँ पर 3 और रखना होगा ऐसे, और साउथ एंड से थर्ड नंबर पे यहाँ पर हम करते हैं डी को प्लेस, ये हो जाएगा आपका डी प्लेस। ठीक है एवरीवन, चलिए अब जो देखो ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख कर रखा है कि डी के इमीडिएट राइट पे सी रखना है, ये भी मैं प्लेस कर सकता हूं, तो ये भी प्लेस हो गया। रिमेनिंग एक लास्ट पर्सन बच गया हमारे पास में ए, तो ए भी यहाँ पर देखिए मैं प्लेस कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं सभी लोग पूरा 7 के 7 पर्सन हमने यहाँ पर बहुत बढ़िया से अरेंज कर लिया है। तो आपको स्ट्रैटेजी क्या समझ में आई एवरीवन कि कैसे मैंने यहाँ पर सारी चीजें अरेंज की, कि जो भी अरेंजमेंट मुझे यहाँ पर मिल रहा था, जो भी अरेंजमेंट मुझे यहाँ पर मिल रहा था, कोई डायरेक्टली अरेंज हो रहा था तो मैंने डायरेक्टली अरेंज किया, बट इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर डेफिनेट नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए मैंने अलग से भी नोट करके रखा था। ठीक है एवरीवन, तो आपको भी हमेशा ये क्वेश्चंस में यही काम करना है, जितने इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं वो सारे नोट करते जाइए फटाफट से, बट कहीं डायरेक्टली अरेंज हो रहे हैं तो डायरेक्टली अरेंज भी करते जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया स्ट्रेट लाइन का, ये सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन और कुछ और कंसेप्ट यहाँ पर हम सीखते हैं। चलिए तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए एवरीवन। मैं कंप्लीट आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम, एक बार रीड कीजिए, समझिए, देन हम यहाँ पर बहुत बढ़िया से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर बनाते जाइएगा, 1 मिनट का टाइम आपके पास में है। चलिए रीड कर लिया सभी लोग ने एवरीवन, बहुत बढ़िया से। अब यहां पर देखिए 8 पर्सन आपके पास है, जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल in such a way that 4 of them sit at 4 corners while 4 sit in the middle of each of the 4 sides। ठीक है एवरीवन, अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है, एक स्क्वायर में 8 पर्सन अरेंज करने हैं। तो एक स्क्वायर मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिया एवरीवन, ये स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर में 8 पर्सन्स आपको यहाँ अरेंज करने हैं। द वन हु सिट इन द मिडल ऑफ द साइड फेसेस द सेंटर, जो मिडिल पे बैठे हैं एवरीवन वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ, इस तरीके से बहुत बढ़िया पे फेस कर रहे हैं। ठीक है, while those who sit at the four corner face outwards, that means जो कॉर्नर पे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटवर्ड की तरफ इस तरीके से फेस कर रहे हैं। तो यहां इस तरीके से आपको 8 पर्सन एवरीवन प्लेस करने हैं। अब पहला यहां पर अरेंजमेंट देखिए, पहला पॉइंट देखिए आपके आपके क्या लिखा है, L sits third to the right of M, M sits in the middle of one of the sides of the table। ठीक है, M को कहीं ना कहीं आपको मिडिल में रखना है, आप कहीं भी किसी भी साइड्स के मिडिल में रख सकते हैं। और क्या करना है, L sits third to the right of M, M के राइट पे थर्ड नंबर पे आपको L रखना है। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया एवरीवन, मैंने यहां पर क्या किया, M को प्लेस कर दिया, ये M को मिडिल में प्लेस कर दिया, M के राइट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे यहां पर क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन L एंड Q। अब एक बात समझिए, L और Q के बीच में 3 पर्सन है, चाहे आप यहाँ पर क्लॉकवाइज देख लें या एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस आप L के लेफ्ट में देख लें या L के राइट पे देख लें, 3 प्लेस के बाद में जो Q आएगा वो L के अपोजिट ही यहाँ पर आने वाला है। ठीक है एवरीवन, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। सबसे पहले मैंने M को प्लेस कर लिया, M के राइट पे मैंने थर्ड नंबर पे L को प्लेस कर लिया, और L और Q के बीच में 3 प्लेस का गैप मैंने यहां पर बना लिया। देन नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड P, Q और P के बीच में एक पर्सन है। तो आप देखिए अगर P मैं यहां भी प्लेस कर सकता हूं,
P मैं यहां भी प्लेस कर सकता हूं, ठीक है, बट अभी मुझे कंफर्म नहीं पता कि P मुझे कहां प्लेस करना है। चलिए, तो आगे देखते हैं इसके बाद में, N इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ P। तो अब मुझे तो यहां पर P कंफर्म नहीं पता, तो N भी नहीं पता, तो यहां देखिए अलग से मैं लिख लेता हूं कि P और N जो है वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं नेबर आने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन N एंड K। अब N और K के बीच में एवरीवन, N और K के बीच में आपके 3 पर्सन आने चाहिए। ये भी हमने बहुत बढ़िया से नोट कर लिया, ठीक है। चलो आगे यहां पर और क्या लिखा है, J सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K। J सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K। J सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K। तो ये भी नोट कर लेता है एवरीवन। K के राइट पे आप जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड नंबर पे कौन आ जाएंगे, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। अब ये 3 पॉइंट आपको प्लेस करना है, तो देखते जाइए कैसे प्लेस करेंगे एवरीवन। कहीं मैं पी को यहां रख दूं तो के एन साथ में नेबर आना चाहिए, तो एन यहां आ जाएगा आपका। एन यहां आ जाएगा तो 3 गैप के बाद में के आएगा, मतलब के आपका कहां पे आ जाएगा, के आपका ऑपोजिट आ जाएगा 3 गैप के बाद में एवरीवन। अब के राइट पे, के के राइट पे आपको रखना है जे, तो रख पाओगे क्या, नहीं रख पाओगे। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं पी को यहां प्लेस करूं तो अरेंजमेंट तो नहीं बनने वाला। तो सेकंड जो प्लेस है पी का, वहां मैं देखता हूं एक बार एवरीवन, और वहां चेक कर लेता हूं। देखिए मेरे साथ में, मैंने पी को यहां रख दिया। अब पी को यहां रख दिया तो पी के साथ में एन कौन आएगा, नेबर आएगा। अब मैं एन को यहां भी रख सकता हूं एवरीवन टॉप में, बट अपोजिट में देखिए 3 गैप के बाद में आपका के आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। इसलिए मुझे यहां पर एन रखना पड़ेगा। एन के ऑपोजिट में देखिए अब यहां क्या रखेंगे, हम के रख देंगे, और के राइट पे एक गैप के बाद में आ जाएगा आपका यहाँ पे जे, ठीक है। लास्ट पर्सन कौन बच गया हमारे पास में, देखिएगा इस पूरे अरेंजमेंट में ओ हमारे पास रिमेनिंग बच गया, तो ओ भी मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। चलिए, तो देख सकते हैं सभी लोग 8% देखिए हमारे पूरे के पूरे यहां पर कंप्लीट अरेंज हो गए हैं। तो यहां पर भी आपने स्ट्रैटेजी क्या देखी है एवरीवन, कि जितने इंफॉर्मेशन मुझे यहां पर मिल रहे थे, जो डायरेक्टली अरेंज हो रहे थे यहां पर वो डायरेक्टली मैंने अरेंज कर दिया, बट जो अरेंज नहीं हो रहे थे मैंने उन्हें अलग से नोट करके रखा, और सही समय आने पर मैंने उन्हें अरेंज कर लिया, ठीक है। तो हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में आपको यही करना है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो, सर्कल का हो या स्क्वायर का हो। जितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल अरेंज करते जाइए, अरेंज नहीं हो रहे हैं तो नोट जरूर कीजिए। देखो नोट करने से क्या फायदा होता है कि टाइम हमें कम लगेगा, बार बार क्वेश्चन हमको रीड करने की जरूरत नहीं होगी एवरीवन। एक बार हमने रीड कर लिया, शॉर्ट में यहाँ पे नोट करके रख लिया, तो दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन डायरेक्टली हमको चीजें दिख जाएंगे और हम अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन भी सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। यस एवरीवन, तो थर्ड क्वेश्चन के भी मैं आपको कंप्लीट देता हूं 1 मिनट। कंप्लीट 1 मिनट में आपको सारी चीजें रीड करनी है, देखना है, समझना है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। देन मैं आपके लिए यहां पर बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। चलिए एवरीवन, तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए फटाफट से। कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है। डन एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोग ने बहुत बढ़िया से। रीड कर लिया होगा तो फिर हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। 10 पीपल देखिए आपके पास में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। एक मिनट, यहां पर देखिए आपके पास कितने हुए, 9 पर्सन हुए, कि यहां पर देखिए 9 भी आ जाएगा एवरीवन।
एक पर्सन आपका यहाँ पे 9 भी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है, आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए ये हो जाएगा आपका इस तरीके से वेस्ट डायरेक्शन, मैंने ऊपर की तरफ ले लिया वेस्ट डायरेक्शन। अब जितने पॉइंट्स है उन्हें मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया से प्लेस करना है एवरीवन। तो ये ले लिया मैंने एक अरेंजमेंट बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन, 10%, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा नहीं तो आपको दिख नहीं पाएगा एवरीवन, थोड़ा सा इसको क्लोज क्लोज बना लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए पहला पॉइंट, 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन 5 and 1। तो आपको पता है क्या यहाँ पर 5 और 1 कहां प्लेस करना है, नहीं पता है तो मैं यहाँ क्या करूंगा अलग से नोट करूंगा एवरीवन कि 5 और 1 के बीच में एवरीवन कितने पर्सन आने वाले हैं, 4 पर्सन आने वाले हैं। अब यहाँ पर कौन किसके लेफ्ट पे राइट पे ये मुझे गिवन नहीं है, तो कोई कहीं भी आ सकता है। 7 is sitting to the left of 4। अब लेफ्ट में किस प्लेस में बोला है, क्या नहीं बोला है, तो लेफ्ट में कहीं भी आ सकता है। 7 is sitting to the left of 4 और क्या है 8 is sitting to the right of 10। 10 के राइट पे देखिए आ जाएगा आपका 8। 2 and 6 are not sitting at any of the extreme ends of the line। तो 2 और 6 जो है वो किसी भी एंड पे आपके देखिए यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है। देन 10 is sitting between 1 and 4। अब 10 जो है वो 1 और 4 के बीच में आता है एवरीवन, बट यहां पर भी देखो लेफ्ट राइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। 7 is sitting between 5 and 6। 7 is sitting between 5 and 6। अब 6 और 5 के बीच में भी अरेंजमेंट आपको नहीं पता कि लेफ्ट राइट यहां पर अरेंजमेंट कैसा बनने वाला है। फिफ्थ पॉइंट यहां पर देखो आपके पास क्या है, 2 people are sitting between 8 and 3। 8 और 3 के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है, तो ये आ जाएगा 8, 2 गैप के बाद में आ जाएगा 3। बट ये भी ध्यान रखिए यहां पर भी आपको नहीं पता कि 8 के राइट पे 3 है या 3 के राइट पे 8 है, कौन किसके लेफ्ट राइट पे ये मुझे नहीं पता है। चलिए अब और देखिए क्या लिखा है इसके बाद में नेक्स्ट, 9 is sitting to the north of 2। अब देखो नॉर्थ का मीनिंग एक बार मुझे निकालना होगा एवरीवन। मैंने क्या किया है यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं ना कि हमारे सामने हमारे ऊपर क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। दैट मींस राइट साइड में हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा ना, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो नॉर्थ का मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर होगा राइट, और साउथ का मतलब हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक है एवरीवन। क्योंकि हम सभी कहां फेस कर रहे हैं, वेस्ट में फेस कर रहे हैं ना, जो 10% है पूरे वो कहां फेस कर रहे हैं, वेस्ट में फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं इसके बाद में एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से इसके बाद आगे चलते हैं, बनाते हैं। तो क्या लिखा है, 9 is sitting to the north of 2। नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा, राइट। तो 9 जो है 2 के राइट पे है, 2 के राइट पे आपका देखो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद 6 is sitting to the साउथ ऑफ 4। साउथ मतलब लेफ्ट, तो 4 के लेफ्ट पे देखो आ जाएगा आपका 6, ऐसा कुछ यहां पर बनने वाला है। अब 7th पॉइंट देखो क्या है, 5 is sitting at one of the extreme ends of the line। 5 आपका आने वाला एंड पे। तो आपने अभी तक यहां पर क्या देखा है एवरीवन कि यहां पर लास्ट जो 7th पॉइंट है वहां मुझे मिला कि मुझे अरेंजमेंट कहां से बनाना स्टार्ट करना है। बाकी कोई अरेंजमेंट यहां पर ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि जहां से मैं अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कर पाऊं। अब 5 को एंड पे तो रखना है, बट लेफ्ट पे रखें या राइट पे रखें, तो एक काम करते हैं, ये रख लिया मैंने देखो लेफ्ट कॉर्नर पे 5 को, और एक बार रख लिया मैंने 5 को राइट कॉर्नर पे। दोनों में से एक तो करेक्ट होगा ना, दोनों में से एक तो करेक्ट होगा एवरीवन। सभी का फेसिंग जो है वो ऊपर की तरफ है, वेस्ट की तरफ। अब 5 को देखो एक बार मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे रख लिया, एक बार राइट कॉर्नर पे रख लिया, ठीक है एवरीवन। चलिए तो इसके बाद में 5 के आगे कैसे बनाओगे, आपको पता है देखो फर्स्ट पॉइंट में कि 5 और 1 के बीच में 4 का गैप है, तो ये बना लेता हूं 5 के और 1 के बीच में 4 का गैप मैं यहां पर बना लेता हूं बहुत बढ़िया से। सेकंड केस में देखिए 1 2 3 4 यहां रख लिया मैंने 1, 5 और 1 के बीच में 4 का गैप है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, 7 is sitting between 5 and 6। 7 is sitting between 5 and 6 ऐसा आ जाएगा। 7 is sitting between 5 and 6 ऐसा देखिए आपका बहुत बढ़िया से अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है एवरीवन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बाद कैसे बना सकता हूं एवरीवन। आप देखो कि 7 और 6 मुझे कहां पर दिख रहा है, कौन सा अरेंजमेंट में बना सकता हूं। तो एक पॉइंट समझिए एवरीवन, सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि 4 के लेफ्ट पे 7 होगा, और 6th पॉइंट में लिखा है कि 4 के लेफ्ट पे 6 होगा। बट आप देखिए
जो नीचे सेकंड अरेंजमेंट बन रहा है, मैं 4 को कहीं भी रखूं तो 4 के राइट पे 6 7 हो रहा है ना, मतलब सेकंड केस तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप 4 को कहीं भी रखें तो 4 के राइट पे 6 7 होगा, मुझे तो 4 के लेफ्ट में 7 6 चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड केस यहां पर हटा देता हूं, सेकंड केस यहां से हम हटा देते हैं एवरीवन। उम्मीद करता हूं सबको यहां पर बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि ये केस मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि 4 के लेफ्ट पे 7 6 होने चाहिए, राइट पे नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में एवरीवन 5 7 6 1 हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखिए, आगे कैसे बनाए, यहां पर हम आगे बनाने के लिए देखो फोर्थ पॉइंट लिखा है मेरे पास में कि 1 और 4 के बीच में 10 आएगा, बट फिर से यही कंफ्यूजन है कि मैं 1 के बाद में 4 को कहां रखूं, 10 को कहां रखूं। ठीक है, 1 के बाद में देखो 1 के लेफ्ट में भी आ सकता है, 1 के राइट में भी आ सकता है, नहीं पता तो आप क्या कीजिए, दो केस बना लीजिए, चीजें बहुत आसान हो जाती है एवरीवन। 5 7 6 1, देखो दो केस मैंने बना लिया। एक बार मैंने क्या किया, 1 के साथ में यहां रख लिया 10 राइट पे, और यहां रख लिया 4, यहां लेफ्ट में 10 और ये 4 ऐसा रख लिया। ठीक है एवरीवन, तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से हमने यहां पर दो केस बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लिए। अब आगे और देखिए एवरीवन, आगे यहां पर देखा जाए, आगे देखा जाए तो देखो 4 के लेफ्ट में 7 6 है, आप दोनों केसेस में, दोनों केसेस में आपको यहां पर दिख रहा है कि 4 के लेफ्ट में 7 6 है। अब आपको ये पॉइंट ये भी तो दिख रहा है सेकंड में कि 10 के राइट पे 8 आएगा। ठीक है एवरीवन, 10 के राइट पे 8 आएगा, ये भी तो आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया से। तो 10 के राइट पे 8 आएगा, तो आप देखिए 8 को भी तो यहां अरेंज करना है कि 8 और 3 के बीच में 2 का गैप है, तो अब कैसे अरेंज करेंगे देखते हैं बिल्कुल बढ़िया से। यहां पर पहले समझ लीजिए कि रखेंगे कैसे। देखो ये 10 है एवरीवन, 10 के राइट पे 8 यहां कहीं भी रख सकते हो, बट 8 के दो गैप के बाद में 3 भी आपको रखना है। अब देखो 8 में कहीं यहां रखूं तो दो गैप के बाद में 3 यहां रख सकता हूं, 8 यहां रख दें तो 3 रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे। 8 यहां रख दें तो 3 रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे। 8 हम यहां रख दें तो भी 3 रख पाएंगे क्या एवरीवन, नहीं रख पाएंगे। ठीक है एवरीवन, नहीं 8 देखो कॉर्नर पे रखेंगे तो 3 यहां रख सकते हैं, इसका मतलब देखो दो केस यहां पर बन सकते हैं, ये 8 आएगा तो यहां 3 आ जाएगा, कॉर्नर पे 8 रखेंगे तो यहां 3 आ जाएगा, ऐसे देखो दो अरेंजमेंट बन सकते हैं। बट सेकंड केस में देखो नीचे 10 के राइट पे 8 आप यहां रखो तो भी 3 नहीं रख पाओगे, कॉर्नर पे 8 रखो तो भी 3 नहीं रख पाओगे, मतलब नीचे वाला केस हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है एवरीवन, नीचे वाला केस हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया से कैंसिल, क्योंकि आप 8 कहीं भी रखें 3 प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अरेंजमेंट में दो नंबर हमारे पास बच गए हैं, कौन कौन से, 2 और 9। तो यहां पर देखो 6 पॉइंट में मुझे दिख रहा है कि 2 के राइट पे आपका 9 आएगा, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, 2 के राइट पे 9 रख सकते हैं। ये बन गया आपका कंप्लीट अरेंजमेंट एवरीवन। 8 और 3 आ जाएंगे इधर और में, 8 और 3 का एग्जैक्ट आपको यहां पर प्लेस नहीं पता है, तो 8 और 3 आ जाएंगे आपके यहां पर इधर और में। ठीक है एवरीवन, देख लीजिए बहुत बढ़िया से, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। तो देख लीजिए कि कैसे हमने यहां पर पूरे 10% को अरेंज कर लिया। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़े इसके बाद में, बस हर क्वेश्चन को सीखते जाइए एवरीवन, अरेंजमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद में एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ के लिए भी मैं कंप्लीट देता हूं आपको 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट में बहुत बढ़िया से आपको देखनी है, चीजों को समझनी है, देन मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एवरीवन, क्योंकि आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको दिख रहा है यहां पर कि फेसिंग सेंटर एंड फेसिंग आउटसाइड दोनों है यहां पर। ठीक है, चलिए तो बनाइए एवरीवन बहुत बढ़िया से।
चलिए एवरीवन, तो बिल्कुल बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन। बस ये ध्यान दीजिए कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या गिवन है। एक पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर एंड सम फेसिंग आउटसाइड। तो अब आपको देखो यहाँ पर फेसिंग एग्जैक्ट किसी भी पर्सन का नहीं पता है। आपको खुद से यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन इनसाइड फेस करता है, कौन सा पर्सन आउटसाइड फेस करता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पूरे सर्कल में एक पर्सन अरेंज करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है ये मैं बिल्कुल आपको समझाने जा रहा हूं एवरीवन। बिल्कुल मेरे साथ में बहुत बढ़िया से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डबल फेसिंग का, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका फेसिंग गिवन है, और उस पर्सन को कनेक्ट करते हुए मैं आगे यहाँ पर ड्रॉ कर पाऊंगा। तो आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट में दिया है आपको जी इज नॉट फेसिंग द सेंटर, और थर्ड पॉइंट में आपको दिख रहा है ए फेसेस इनसाइड द सर्कल। अब ये भी समझिए एवरीवन कि इन दो पर्सन के अलावा किसी और पर्सन का फेसिंग आपको दिया है क्या। आपने पूरा क्वेश्चन अभी रीड कर लिया होगा, ये दो पर्सन के अलावा किसी भी पर्सन का फेसिंग आपको नहीं गिवन है। तो या तो मुझे जी से बनाना स्टार्ट करना है या फिर मुझे ए से बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है एवरीवन। तो अब ये समझना है हमें, ये देखना है हमें कि मैं जी से स्टार्ट करूं या ए से स्टार्ट करूं। अब देखिएगा, मैं कहीं जी से स्टार्ट करता हूं बनाना, तो जी से मुझे यहाँ पर कुछ कनेक्टिंग पॉइंट मिल पा रहा है क्या एवरीवन? नहीं मिल पा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से बनाना स्टार्ट करेंगे, और ए का फेसिंग है इनसाइड, और ए के साथ में देखो क्या लिखा है, ए फेसेस इनसाइड द सर्कल एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है वो डी के लेफ्ट पे थर्ड नंबर पे आता है। तो आप देखिए एवरीवन, डी यहां भी आ सकता है, डी यहां भी आ सकता है। डी के लेफ्ट पे थर्ड नंबर पे ए है, तो डी के लेफ्ट पे थर्ड नंबर पे देखो ए है। दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट बन सकता है ना। दोनों में से कहीं भी डी आ सकता है। फेसिंग भी देखो मैंने बना दिया है। तो देखो, दोनों मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको मैं दिखा पाऊं, सिखा पाऊं कि डी दोनों प्लेस में आ सकता है, कि डी इनसाइड भी फेसिंग हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। डी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे आपका ए आना चाहिए। ठीक है एवरीवन। और आगे कैसे बना सकते हो आप देखो। और आगे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने ए प्लेस कर लिया, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि पूरे क्वेश्चन में ए कहां लिखा है, मैं ए से आगे अरेंजमेंट और क्या बना सकता हूं। तो आप देखिए, ये लिखा ए, यहां से आगे बना सकता हूं एवरीवन। क्या लिखा है देखो, एफ हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। दैट मींस ए के इमीडिएट लेफ्ट पे आपको क्या करना है, एफ रखना है। एफ रख दिया मैंने एवरीवन। अब एफ के साथ में अरेंजमेंट क्या लिखा हुआ है, ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट पे एवरीवन, यहां पर मैं अलग से लिख लेता हूं कि एफ के राइट पे सेकंड नंबर पे आपका क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब एफ का फेसिंग मुझे पता है क्या? आप देखिए यहां पर एवरीवन, एफ का फेसिंग आपको पता है क्या? नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है, इसका मतलब मैं यहां पर ई को नहीं प्लेस कर सकता हूं। जब एफ का फेसिंग समझ में आ जाएगा, तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि मैं ई को प्लेस कर दूंगा। ठीक है एवरीवन। अब आगे और देखिए, ए से अरेंजमेंट कुछ और बन रहा है क्या? ए से आगे और कुछ अरेंजमेंट बन रहा है क्या एवरीवन? नहीं बन रहा है। अब मेरे पास देखो एफ है, तो मैं क्या करता हूं, एफ से आगे बनाना स्टार्ट करता हूं। तो एफ देखो मुझे यहां पर दिख रहा है सिक्स्थ पॉइंट में, और सेवेंथ पॉइंट में भी मुझे एफ दिख रहा है। तो यहां पर मैं कनेक्ट करता हूं, आगे बनाता हूं। क्या लिखा है देखो सेवेंथ पॉइंट में, सी हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आता है, सी आता है। ठीक है एवरीवन, एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आता है, सी आता है। तो आप एक बात समझिए, एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे सी जो है वो एक ही प्लेस यहां आ सकता है ना, क्योंकि दूसरे प्लेस पे तो इमीडिएट नेबर पे ए है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ का यहां पर फेसिंग इनसाइड लेना पड़ेगा। एफ का मुझे फेसिंग यहां पर एवरीवन इनसाइड लेना पड़ेगा, तभी एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे होगा कौन, सी। अब एफ का देखो फेसिंग समझ में आ गया इनसाइड, तो एफ के राइट पे सेकंड नंबर पे फिर ये वाला पॉइंट जो है मैं प्लेस कर देता हूं। एफ के इमीडिएट, एफ के राइट पे सेकंड नंबर पे ई को मैं प्लेस कर देता हूं। ठीक है एवरीवन, समझ में आया बहुत बढ़िया से कैसे मैंने प्लेस किया। तो देखो, ए और एफ प्लेस हो गया बहुत बढ़िया से, ए और एफ का फेसिंग भी मुझे पता है। सी और ई भी प्लेस हो गया, बट सी और ई का फेसिंग मुझे अभी तक नहीं पता है। तो सेवेंथ पॉइंट में ही देखिए एवरीवन कि यहां पर कनेक्ट क्या हो रहा था बी के साथ में सी। ये क्या लिखा है देखो, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब देखिए सी के राइट पे एवरीवन, सी के राइट पे सेकंड नंबर पे आपको बी रखना है। अब सी ये रहा, सी के राइट पे सेकंड नंबर पे देखो यहां पर ए है, आ सकता है क्या बी? नहीं आ सकता। ये सी है, सी के राइट पे एवरीवन, यहां पर बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मैं बी को प्लेस करता हूं एवरीवन। यहां हम बी को प्लेस करते हैं, और देखो सी के राइट पे बी प्लेस हुआ ना, तो सी का फेसिंग फिर क्या होगा एवरीवन? कहीं मैं सी का ये राइट लूं, तो सी का फेसिंग क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सी का फेसिंग भी हमने डिसाइड कर लिया।
तो 7 पॉइंट हो गया एवरीवन, बहुत बढ़िया से। और आगे कनेक्ट कीजिए, आगे कनेक्ट कैसे कर सकते हो आप? एक पॉइंट देखो मुझे यहां पर दिख रहा है, सेकंड पॉइंट में देखो मैं मार्क कर रहा हूं, रीड करता हूं क्या लिखा है देखिएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ, नेबर्स होगा ये है ना, इमीडिएट नेबर्स, एस बी आएगा। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसेस द सेम डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसेस द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब सी के जो नेबर्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, है ना। मतलब मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि जो सी के नेबर्स हैं वो दोनों कहां फेस करते हैं, दोनों या तो इनसाइड देखते हैं या तो दोनों ही आउटसाइड देखते हैं। तो आप देखिए ये जो सी है, सी के जो नेबर्स हैं, है ना, यहां पर दोनों यहाँ तो या तो इनसाइड देखेंगे या दोनों ही आउटसाइड देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए एफ का तो इनसाइड कंफर्म है, मतलब यहां जो भी पर्सन आएगा उसका भी फिर इनसाइड होना चाहिए ना। डी को हटा सकता हूं यहां पर मैं, डी का आउटसाइड, डी वहां से हो जाएगा कैंसिल, ठीक है एवरीवन। और ये जो डी है यहां पर बी के नेबर में वो कंफर्म हो जाएगा उसका फिक्स प्लेस, ठीक है। चलो तो इतना हमने बहुत बढ़िया से अभी तक प्लेस कर लिया है, आगे और क्या बना सकता है एवरीवन, और देखो यहां पर क्या पॉइंट मुझे मिल रहा है बनाने के लिए। देखो 8th पॉइंट मुझे दिख रहा है यहां पर, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। डी जो है वो एच के लेफ्ट पे सेकंड नंबर पे आता है, मतलब डी और एच के बीच में एक का गैप होगा ना, तो एच यहां रख सकता हूं क्योंकि इस डी के राइट पे देखा जाए तो यहां तो ई है, तो एच के लेफ्ट में डी होना चाहिए, तो एच का फेसिंग क्या होगा एवरीवन, इनसाइड होगा, तभी तो एच के लेफ्ट में देखो डी आएगा सेकंड प्लेस पे। चलो और एक लास्ट कौन बच गया, जी बच गया, तो यहां रख देता हूं जी, और जी का फेसिंग आपके पास क्या हो गया एवरीवन, जी इज नॉट फेसिंग द सेंटर, मतलब इनसाइड हो जाएगा। और लास्ट बच गया हमारे पास दो, बी और ई का फेसिंग। तो क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, 6 पॉइंट में लिखा है बी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एफ, बी और एफ का डायरेक्शन सेम होगा, तो बी का भी इनसाइड क्योंकि एफ का भी इनसाइड है एवरीवन। और 5th पॉइंट में देखो क्या लिखा है, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी बट बोथ आर फेसिंग अपोजिट, मतलब ई और सी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, तो सी आपका आउटसाइड देख रहा है तो ई आपका देखेगा इनसाइड, ठीक है एवरीवन। अब देख लीजिए बहुत बढ़िया से, ये हो गया कंप्लीट आपका अरेंजमेंट, कंप्लीट अरेंजमेंट यहां पर हमने पूरा कंप्लीट बना लिया। तो इसी तरीके से देखो जब भी क्वेश्चन आपके आए सिटिंग अरेंजमेंट का, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनाना है। आप देखिए जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहां पर कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको एवरीवन, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सी सैट का जो लेवल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इंक्रीज होते जा रहा है, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पर बिल्कुल पजल्स के क्वेश्चन एवरीवन। देखिए पजल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बट पजल में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो सिर्फ एक ही अप्रोच आपका होना चाहिए कि सारे जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको बहुत बढ़िया से अरेंज करना है। आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है उनको बहुत बढ़िया से आपको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल यहां पर देखा जाए कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है, ठीक है एवरीवन। क्वेश्चंस तो देखो यहाँ पर वैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट मैंने आपको क्या बताया, बस आपका एम ये होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आ जाए मुझे सिर्फ उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करना, ठीक है। अब कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज करना मैं बताऊंगा आपको, बट उससे पहले आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं कि इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो, और फिर इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सारा पूरा कंसेप्ट समझते जाएंगे आगे के लिए। चलिए रीड कीजिए एवरीवन। रीड कर लिया एवरीवन आप सभी लोग ने, फटाफट से बढ़िया से रीड करते जाइए पूरा क्वेश्चन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और इन सारी इंफॉर्मेशन को मुझे बहुत बढ़िया से उसके बाद में अरेंज करना है। तो बिल्कुल देखेंगे हम एवरीवन की कैसे अरेंज करना है, बट उससे पहले बहुत बढ़िया से आप लोग पूरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए।
चलिए डन एवरीवन, बनाना स्टार्ट करें। अब मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत बढ़िया से सिस्टमैटिकली आपको अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि 7 टूरिस्ट हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के आइसक्रीम उनको पसंद है। तो 7 आइसक्रीम भी उनको दिए हुए हैं और वो 7 कंट्री से बिलोंग करते हैं। नहीं, उनके 7 फेवरेट कंट्रीज हैं, उनका भी आपको नेम दिया गया। ठीक है, 7 टूरिस्ट FGHIJK and L like different brands of ice cream: Amul, Baskin Robbins, Quality Bonds, Mother Dairy, Vadilal, Creambell, and Top and Town. Each of them have a different country for traveling, favorite country for traveling. तो कौन कौन से कंट्री है? इंडिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए. Choice of ice cream brand and favorite country of 7 countries is not necessarily in the same order. That means जो ऑर्डर ऊपर लिखा है वो ऑर्डर सेम होगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है एवरीवन, चलिए तो यहां अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। H लाइक्स क्वालिटी वॉल्स, तो यहां पर देखो लिख लेता हूं मैं H, जिनको यहां पर क्या पसंद है एवरीवन? क्वालिटी वॉल्स पसंद है। ठीक है, एंड हिज फेवरेट कंट्री इज नीदर इंडिया नॉर रशिया। तो यहां पर देखिए, ना तो आपका इंडिया आ सकता है और ना ही रशिया आ सकता है। तो देखो मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे अरेंज कर सकता हूं। देखो H क्वालिटी वॉल्स आ गए, कंट्री का नेम यहां पर हम लिख देंगे, अभी मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि इंडिया रशिया नहीं आएगा। आई फेवरेट कंट्री इज स्विट्जरलैंड, तो आई का देखो यहां पर सेकंड नंबर है ना, आई का यहां पर मैं लिख सकता हूं स्विट्जरलैंड, ये लिख दिया हमने स्विट्जरलैंड। एंड ही लाइक्स अमूल ब्रांड, तो अमूल देखो यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई, आई का पूरा रेंज हो गया। केक एंड जे का क्या लिखा है? के एंड जे डू नॉट लाइक मदर डेयरी एंड नन ऑफ देम हैव देयर फेवरेट कंट्री एज रशिया। तो ये बिल्कुल अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। के और जे के इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि दोनों को यहाँ पर मदर डेयरी पसंद नहीं है। के एंड जे दोनों में आपके लिए देखिए यहाँ पर मदर डेयरी नहीं आएगा, और रशिया भी इनको पसंद नहीं है, ये रशिया जाना भी पसंद नहीं करते। नेक्स्ट, जी लाइक्स वेडिलाल, तो जी का देखो आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर है एवरीवन, तो ये लिख लेता हूं। चलिए जी का इंफॉर्मेशन लिख लिया हमने। एंड हिज फेवरेट कंट्री इज इंग्लैंड, तो ये इंग्लैंड भी यहां पर आ जाएगा बहुत बढ़िया से, इंग्लैंड भी लिख लिया हमने कंप्लीट। द वन हु लाइक क्रीमबेल हैज फेवरेट कंट्री एज यूएसए, तो पर्सन का नाम तो नहीं पता, बट क्रीमबेल जिनको पसंद है, क्रीमबेल जिनको पसंद है, कंट्री कौन सी आ जाएगी उनके साथ में? यूएसए आ जाएगी। ठीक है एवरीवन, एल के लिए क्या लिखा है? एल लाइक्स टॉप एंड टाउन एंड हिज फेवरेट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, ये भी देखो पूरी इंफॉर्मेशन मिल ही रही है यहां पर आपको, तो ये भी लिखता हूं एवरीवन, एल लाइक्स टॉप एंड टाउन एंड हिज फेवरेट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखो 5 मैंने अरेंज कर लिए हैं, 2 बच गए हैं, जे एंड के, और यहां पर जे के लास्ट क्या लिखा है? जे डज नॉट लाइक बास्किन रॉबिन्स। ठीक है, चलो तो अब मैं यहां पर बिल्कुल बढ़िया से अरेंज करता हूं एवरीवन। अब आप ये समझिए कि जे और के आपको अरेंज करना यहां पर बच गया, तो यहां पर थोड़ा स्पेस बना लेता हूं ताकि मैं अरेंज कर पाऊं। तो जे अरेंज करना है, देन के अरेंज करना है, इनका यहां पर आइसक्रीम ब्रांड और कंट्री अरेंज करना है आपको। ठीक है एवरीवन, तो जे में देखिए अब आपके यहाँ पर दो यहाँ पर आइसक्रीम ब्रांड्स बच गए हैं। एक है आपका बास्किन रॉबिन्स और दूसरा है मदर डेयरी। दोनों में आपका जे नहीं आएगा, तो जे को मैं क्या क्रीमबेल में रख सकता हूं? यहां देखो जे को मैं क्या करता हूं? क्रीमबेल में रख देता हूं। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर जे हटा देता हूं। अब और कौन सा पर्सन बच गया हमारे पास में? एफ बच गया। ठीक है एवरीवन, एफ यहां पर रख लेते हैं। अब के में देखो मदर डेयरी पसंद नहीं है, मतलब एफ में आ जाएगा आपका मदर डेयरी, एफ में आ जाएगा मदर डेयरी, और के में आ जाएगा आपका बास्किन रॉबिन्स। ठीक है एवरीवन, ऐसा आ जाएगा। अब और देखिएगा, समझिएगा यहां पर कि एच में देखो लिखा है इंडिया रशिया नहीं आएगा, मतलब एफ और के में इंडिया रशिया आना चाहिए, है ना? बट हमें ये पता है, पहले से पता है कि के में रशिया नहीं आएगा, तो एफ में देखो यहां पर रशिया रख सकता हूं और के में इंडिया रख सकता हूं। तो एच के लिए देखो कंट्री कौन सी बच गई एवरीवन? एच के लिए यहां पर कंट्री कौन सी बच गई हमारे पास में? अफ्रीका, तो एच में आ जाएगा आपका अफ्रीका। तो ये देखिए पूरी चीजें यहां पर बहुत बढ़िया से हमारी अरेंज हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि आपको यहां पर किसी भी जो पजल में इंफॉर्मेशन है उसको कैसे अरेंज किया जाता है। देखो यहां तो मैंने टैबुलर फॉर्म में कर लिया, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि आपको टैबुलर फॉर्म में ही करना है, बट चीजें यहां पर बहुत बढ़िया से अरेंज होनी चाहिए।
ठीक है एवरीवन। इसके बाद में देखो अरेंजमेंट के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो तो आप आंसर कर ही लेंगे, तो मेन यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना सीखना है, बस कि जो अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाए वो एक बार आप चेक भी यहाँ पर लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिना समय गवाए आगे चलते हैं, बिल्कुल बनाते हैं इसके बाद में एक क्वेश्चन और जो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कंप्लीट यहां पर देता हूं 30 सेकेंड्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एवरीवन, रीड कीजिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा, देन 30 सेकेंड्स बाद में मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। डन एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोग ने बहुत बढ़िया से। अमॉन्ग 5 पर्सन ए बी सी डी ई ईच गॉट डिफरेंट मार्क्स इन द टेस्ट। सभी लोगों को देखो 5 पर्सन है, अलग अलग मार्क्स यहां पर मिलते हैं टेस्ट पे। ए स्कोर्ड मोर देन बी, तो देखो यहां पर लिख लेता हूं मैं, ए स्कोर्ड मोर देन बी बट लेस देन सी। ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा एवरीवन, ए के मार्क्स बी से ज्यादा है बट सी से कम है। सी स्कोर्ड 55 मार्क्स, डी स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली ई। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप समझ गए तो पूरा अरेंजमेंट आप बहुत बढ़िया से आपसे बन जाएगा। क्या लिखा है, डी स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली ई, जो डी के मार्क्स हैं वो सिर्फ ई से कम है, मतलब बाकी सबसे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहां पर देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा डी, तो यही बोला है ना, देखो डी के जो मार्क्स है वो सिर्फ ई से कम है। थर्ड नंबर पे फिर सी आएगा, फोर्थ नंबर पे ए आ जाएगा और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका बी। ऐसा कुछ हो जाएगा आपका कंप्लीट अरेंजमेंट। फिर क्या लिखा है, द वन हु स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड 50, मतलब बी में आएंगे देखो 50 मार्क्स, सी का आपको पता है 55 मार्क्स, है ना। और क्या लिखा है, एंड द वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर्ड 70 मार्क्स, तो ई में आएंगे 70 मार्क्स। पूरी चीजें अरेंज हो गई बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स देखो यहां पर किसके आ रहे हैं, डी के आ रहे हैं एवरीवन, तो करेक्ट आंसर मैं मार्क कर सकता हूं सी ऑप्शन डी। ऐसे देखो पजल में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अरेंजमेंट करने के बाद में आप बहुत बढ़िया से आंसर कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो उम्मीद करता हूं कि पजल कैसे बनाना है ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बनाने के लिए जो आपको बहुत बढ़िया से बनाना है, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर यहां पर सेशन ओवर होने के बाद जरूर यहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए तो ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7, जो आप सभी को बनाना है एवरीवन बहुत बढ़िया से। ठीक है, और इसका मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल देख लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पर है उनको सिस्टमैटिक मैनर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आज हमने काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए एवरीवन। पहला हमने यहां पर जो लास्ट क्लास का जो क्लॉक का रिमेनिंग पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। क्लॉक के बाद में ऑर्डर हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, इसके हमने बहुत बढ़िया से कंसेप्ट देखे। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया एवरीवन, बहुत बढ़िया से हमने सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में लास्ट जो हमने यहां पर अभी पढ़ा वो था आपका पजल। बस मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि एवरीवन जितने भी टॉपिक्स आप यहां पर पढ़ते जा रहे हैं इनको प्रैक्टिस करते जाइए, रिवाइज करते जाइए टाइम टू टाइम, ताकि यहां पर बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस आपकी हो जाए और जितने भी क्वेश्चंस आपसे यहां पर एग्जाम में पूछे जाएं वो बहुत बढ़िया से कंप्लीट आपसे बन जाए। ठीक है, तो मिलता हूं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में एवरीवन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।